नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्वराज कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप जानते हैं, पीएटी पीवाईक्यू सीरीज चल रही है। क्रॉप प्रोडक्शन हम पढ़ रहे थे। 4 चैप्टर हो चुके हैं। अगला चैप्टर हम लाए हैं भू परिष्करण का। ठीक है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं टिलेज। काफ़ी अच्छा चैप्टर होता है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का पार्ट है। ठीक है, हम पहले क्वेश्चन की तरफ और स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंजन इज यूज्ड इन ट्रैक्टर। ट्रैक्टर के इंजन की बात करी उसने कि जो इंजन होता है ट्रैक्टर का, उसमें किस प्रकार का लगा होता है। तो इंजन ये प्रकार होते हैं उसके दहन के हिसाब से। किसके आधार पर? दहन। दहन मतलब कि जो ईंधन है, जो फ्यूल है, वो जल कहाँ रहा है? इंजन के अंदर जल रहा है, इंजन के बाहर चल रहा है। ऐसा तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम समझते देखो। ये 2 प्रकार के इंजन होते हैं। सबसे पहले हम बाह्य दहन इंजन की बात कर लेते हैं। अगर आपने पुराने जमाने की जो ट्रेन होती है, जो ओल्ड ट्रेन होती थी, उसमें आपने गदर पिक्चर देखी है आपने? गदर पिक्चर में आपने देखा होगा, सनी देओल उसके लड़के को कोयला उठा उठा के डाल रहा है। तो जो आग जल रही थी वो उन्हें दिखाई दे रही थी, कुछ इस प्रकार से देखे। तो यहाँ पर क्या, ये कोयला डाला हुआ, कोयला जब जलता है तो जल के किसको गर्म कर रहा था? अंदर के पानी को। और पानी जो किस में कन्वर्ट हो रहा था? भाप। और उस भाप का जो प्रेशर बन रहा था, उस भाप के कारण बेटा ये पिस्टन जो है वो धकेला जाता था। समझ में आ रहा है आपको? बिल्कुल आसान सा प्रिंसिपल है। तो ये जो कंबुशन हो रहा है, या हम बात करें ये जो दहन हो रहा है, ये दहन किस प्रकार का है? ये है बाह्य दहन। बाह्य, या मत इसे हम बोल सकते हैं एक्सटर्नल, एक्सटर्नल कंबुशन, है ना। इंटरनल में क्या होता है कि आजकल के जितने भी मॉडर्न इंजन आते हैं उसमें आपको आग जलती हुई दिखाई नहीं देती है, जिस प्रकार से आपको ये दिख रहा है। ये अपनी गाड़ी का इंजन है, आप देखते हैं ये पिस्टन लगा होता है, ये स्पार्क प्लग है ना। ये सबसे पहले ये वाला जो वॉल्व है, इनटेक वॉल्व, ये खुलता है, इसके अंदर कौन जाता है? ईंधन। ईंधन मतलब कि हम बात कर रहे हैं पेट्रोल और ऑक्सीजन का मिश्रण इसके अंदर जाता है। और ये जैसे वॉल्व बंद हो जाता है, उसके तुरंत बाद यहाँ पर स्पार्क आता है। स्पार्क का मतलब करंट छोड़ा जाता है, और उस स्पार्क से क्या होता है? फायर उत्पन्न होती है, मतलब आग उत्पन्न होती है। और आग जब जलती है तो प्रेशर बनता है, पिस्टन नीचे जाता है, और जब जलने के बाद जो धुआं बनता है, ये एग्जॉस्ट वॉल्व जो होता है, इससे वो धुआं बाहर निकल जाता है। तो आजकल के जितने भी इंजन आते हैं वो सारे के सारे इंटरनल कंबुशन या अंतर्दहन इंजन होते हैं, है ना। तो ट्रैक्टर का जो इंजन होता है बेटा, वो अंतर्दहन इंजन होता है, जिसे हम बोलते हैं इंटरनल कंबुशन इंजन। आसान सा क्वेश्चन था, कुछ ना लेंदी क्वेश्चन नहीं था। हाँ, पढ़ा हुआ नहीं है, ये बात आपकी सही है, लेकिन आसान है। हाँ, ऑब्जेक्टिव ऑफ टिलेज, है ना। टिलेज का ऑब्जेक्टिव पूछा है, मतलब उद्देश्य क्या है। तो हम बात करते हैं उद्देश्य की, कि टिलेज करते हैं या भू परिष्करण करते हैं तो उसका क्या क्या उद्देश्य होते हैं। तो सबसे पहला उद्देश्य होता है बेटा सीड बेड प्रिपरेशन, जो कि दिया हुआ है ना। क्या बनाना? सीड बेड बनाना। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है सीड बेड, जिसे हिंदी में कहते हैं बीज की सैया तैयार करना। बीज सैया का मतलब होता है कि अगर आप कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि आपकी क्रॉप को आपको बेड पर लगाना है, तो इस तरीके से हम सीड बेड बना लेते हैं। ठीक है। वीड कंट्रोल, हम जानते हैं कि अगर पुरानी फसल जो थी वो जब बड़ी होती तो उसके साथ को क्या रहते बेटा? खरपतवार भी रहते। तो उन खरपतवारों को निकालना होता है, तो खेत को साफ सफाई करना, सीड बेड प्रिपेयर करना। और एक दिया है इम्प्रूवमेंट ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर, जो मृदा की संरचना होती है उसको सुधारना या उसको इम्प्रूव करना। तो ये भी एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है। इसके अलावा एक ऑब्जेक्टिव और होता है, वो होता है जो कीड़े मकोड़े रहते हैं, इंसेक्ट पेस्ट लिख दो, इंसेक्ट एंड पेस्ट। और उनके जो अंडे होते हैं, एग, है ना, उनको डिस्ट्रॉय करना, उनको नष्ट करना। बोले ये कैसे होगा? जो इंसेक्ट पेस्ट होते हैं वो छुप कर रहते हैं कहाँ पर? मिट्टी के नीचे वाली सतहों में। अगर मान लो जैसे मिट्टी है, तो हम देखते हैं ये नीचे वाली सतहों में छुप कर रहते हैं, और ये रहते हैं सुसुप्त अवस्था में। ये इंतजार करते हैं कि कब आप क्रॉप को ग्रो करेंगे और ये कब उस पर अटैक करेंगे। तो जो हम टिलेज ऑपरेशन करते हैं या भू परिष्करण करते हैं, तो नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाती है, और ऊपर आने के बाद वो किसके कांटेक्ट में आ जाती है? सनलाइट के कांटेक्ट में, मतलब कि सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से वो जितने भी इंसेक्ट पेस्ट है वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। तो इसकी बात हम करते हैं, है ना। सीड बेड प्रिपरेशन,
वीड कंट्रोल ये भी सही है, इंप्रूवमेंट ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर। तो तीनों के तीनों ऑब्जेक्टिव होते हैं किसके, टिलेज के होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, एक ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया था ना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑल ऑफ दिस। चलो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, नेम द इम्प्लीमेंट विच इज नॉट यूज्ड इन प्लगिंग ऑपरेशन। मतलब कि प्लगिंग मतलब कि हिंदी में कहते हैं बेटा जुताई, है ना, कि कौन सा उपकरण जुताई के काम में नहीं आता। मोल्ड बोल्ड प्लाउ। तो याद रखना जितने भी प्रकार के प्लाउ होते हैं, जिनके भी नाम के पीछे ये वर्ड दिख जाए क्या, प्लाउ, वो तो मान ही लेना कि क्या काम आता है, जुताई के काम आता ही आता है। तो एमबी प्लाउ मतलब मोल्ड बोर्ड प्लाउ, ये तो होगा ही होगा। डिस्क प्लाउ बिल्कुल प्लगिंग करता है। कल्टीवेटर से प्लगिंग होती है कि नहीं होती, बिल्कुल, उससे भी हम जुताई का काम करते हैं। तो इससे भी होते, ये पूछ रहा है नोट किससे नहीं होती। तो स्क्रैपर, स्क्रैपर जिसे हम आप सुपड़ी भी बोलते हैं, है ना, मैंने डायग्राम लगाए हैं। तो इसका सही उत्तर तो हो जाएगा बेटा क्या, सी। देखो ये क्या है, ये है एमबी प्लाउ, है ना, ये क्या है एमबी प्लाउ। और एमबी प्लाउ इसके लिए नाम रखा है कि ये जो बड़ा सा आप देख रहे पंखा, ये जो होता है इसी को बोला जाता है एमबी। इसी को क्या बोला जाता है, एमबी। और इसके कई प्रकार भी होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे लेक्चर में, है ना। इसे हम क्या बोलते हैं, ये है एमबी, और यही इसका मेन पार्ट होता है। ये जो ब्लैक वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट है इसका ब्लैक वाला, इसे आप बोलते हैं शेयर। क्या बोलते हैं, शेयर। चलो, जिसे हिंदी में बोलते हैं बेटा फाल या फार, फाल या फार। चलो बढ़ते हम आगे। ये है स्क्रैपर, है ना, सुपड़ी आपने देखी हुई ट्रैक्टर में पीछे लगती है। ये है बेटा डिस्क प्लाऊ, डिस्क प्लाऊ। अब इसका नाम डिस्क प्लाऊ क्यों रखा, प्लाऊ है क्योंकि जुताई करने का काम करता है, इसलिए प्लाऊ तो होगा ही। इसमें वो लगे होते हैं बेटा तवे, आपको अगर ये गोल गोल कर्व लिए हुए, मतलब जैसे कर्व होता है, जैसे तवा देखा रोटी बनाने का, बस उसका ही आप बड़ा रूप समझ लीजिए। इसमें से बड़े बड़े तवे लगे रहते हैं जिसे हम डिस्क कहते हैं, है ना। तो इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, डिस्क प्लाऊ। बढ़ते हम आगे। यह है बेटा कल्टीवेटर, कल्टीवेटर। और कल्टीवेटर आपको दो टाइप के यहाँ पर कल्टीवेटर दिख रहे हैं। एक में अगर आप नीचे का ये पार्ट देखोगे, गांव की भाषा में शायद कुसले बोलते, क्या बोलते, जो भी बोलते बेटा, ये जो पार्ट है नीचे वाला ब्लेड वाला, इनकी ब्लेड अगर आप देखोगे तो बिल्कुल पतली है, लेकिन यहाँ पर देखोगे तो यहाँ से बिल्कुल जैसे चौड़ी दिख रहा है अपने को। तो ये नॉर्मल कल्टीवेटर है, और इसे बोला जाता है स्वीप कल्टीवेटर। कौन सा कल्टीवेटर, स्वीप कल्टीवेटर, हिंदी में भी स्वीप ही बोलते हैं, ठीक है। तो कल्टीवेटर दो प्रकार के, ये नॉर्मल कल्टीवेटर, ये स्वीप कल्टीवेटर, है ना। तो कल्टीवेटर से जो क्वेश्चन आए तो कंफ्यूज नहीं होना कि स्वीप कल्टीवेटर क्या है। कल्टीवेटर के बारे में कुछ खास बात होती है, क्या होती है ये जान लो। जो कल्टीवेटर होता है, ये होता है बेटा द्वितीयक भू परिष्करण का यंत्र। कौन से भू परिष्करण का यंत्र है, द्वितीयक भू परिष्करण का यंत्र है। साथ में इसमें कभी कभी हम प्राथमिक में भी रख देते हैं, लेकिन ये मेनली द्वितीयक का है। क्यों, क्योंकि ये एक टाइप ऑफ हेरो है, टाइप ऑफ हेरो, ये हेरो का ही एक प्रकार है। और जितने भी प्रकार के हेरो और हो है, मैं फिर से बोल रहा हूं, जितने प्रकार के भी हेरो और हो होते हैं, वो दोनों के दोनों ये किस में आते हैं, ये सेकेंडरी में आते हैं। जो सेकेंडरी टिलेज इंप्लीमेंट होते हैं उसमें आते हैं कौन, हेरो और हो। प्राइमरी में कौन आता है, जितने भी टाइप के प्लाऊ होते हैं, ऐसे सभी यंत्र जिनके पीछे हल शब्द या प्लाऊ शब्द का प्रयोग होता है, सारे के सारे प्राइमरी होते हैं या प्राथमिक भूपरिष्करण के यंत्र होते हैं। जिनके भी पीछे हेरो या हो होते हैं, मतलब शब्द लगा हो, ये वाला हेरो वो वाला हो, है ना, तो सारे के सारे किस में डाल देना, द्वितीयक में। और जो कल्टीवेटर है वो भी एक हेरो का टाइप है, आप इस बात को अच्छे से
समझ ले। चलो बढ़ते हम आगे। तो अगला क्वेश्चन, पहले वापस चले, ये हो गया था ना, हाँ हो गया था, चलो। अगला क्वेश्चन दिया, सीड्रिल इज यूज्ड फॉर, किस काम में आती है? तो हम जानते हैं कि सीड्रिल क्या काम में आती है, बुआई के काम में आती है, सोइंग के काम में आती है ना। प्लेसिंग द सीड इन सॉइल, बिल्कुल सही बात है। ओपनिंग ऑफ फरो एंड प्लेसिंग द सीड इनटू देम, कहने का मतलब है कि कोड़ बनाकर बीज डालने में, ये तो ज्यादा सही है कि भैया बीज बोने का काम तो मशीन करती है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन जब बीज की बुआई होती है तो बिल्कुल एक कतार में होती है ना, कतार में होती है, और पहले से छोटा सा कुड़ बनाया जाता है, अंदर बीज डाला जाता है, बीज डालने के बाद उसको पीछे से ऐसे पैक कर दिया जाता है ना। ये काम कौन करती है बेटा? सीड्रिल करती है, इसलिए ज्यादा सही उत्तर होगा ओपनिंग ऑफ फरो एंड प्लेसिंग द सीड इनटू देम, कुड़ बनाकर बीज डालने के लिए। तो ये हो गया सही उत्तर। क्या ए और बी वाला ऑप्शन दिख रहा है? बीज में खरपतवार, बीज हटाने के लिए? नहीं भैया, बिल्कुल भी नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो ज्यादा सही उत्तर क्या होगा आपका? बी वाला। चलो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये रही सीड ड्रिल, है ना। सीड ड्रिल को आप अच्छे से जानते हैं, ये उसका व्हील वाला पार्ट होता है, ये घूमता है। दोनों सीड ड्रिल में क्या अंतर बेटा? ये तो आपकी नॉर्मल सीड ड्रिल है, लेकिन इस सीड ड्रिल का नाम आप अच्छे से लिख ले, ये है जीरो टिल फर्टी सीड ड्रिल। कौन सी सीड ड्रिल है? जीरो टिल फर्टी सीड ड्रिल, इस सीड ड्रिल का नाम है। इसका उपयोग किया जाता है बेटा जीरो टिलेज में, है ना। कहाँ किया जाता है? तो याद रखना कि इसका उपयोग करते हैं हम जीरो टिलेज में। जीरो टिलेज क्या होते हैं हम आगे बात करेंगे, लेकिन आप याद रखें। देखो इसके अगर तुम ब्लेड देखोगे ना तो बहुत ही पतले, जो शेयर वाला पार्ट है, जो फाल या फार वाला पार्ट है, वो बहुत ही पतला और शार्प होता है ना। मतलब बहुत ही पतला कुड़ काटता है, बिल्कुल इतना कि जिसमें बस केवल सीड चले जाए, है ना। ठीक है, इसका कारण मैं अभी आपको बताऊंगा। चलो अगला है फादर ऑफ टिलेज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फादर ऑफ टिलेज कौन है? जेबी लॉस, लिबिक, जेथरो टूल, नन ऑफ दिस। तो हम जानते हैं, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, कौन है? जेथरो टूल। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा ये समझो। फादर ऑफ टिलेज तो कौन हो गया? जेथरो टूल। एक होता है फादर ऑफ जीरो टिलेज, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। फादर ऑफ जीरो टिलेज ये कौन है? ये होते बेटा जेबी ट्रिपलेट, है ना। लेकिन एक व्यक्ति आजकल के दिनों में और आए हैं, जिनका नाम है एडवर्ड एच फॉकनर, है ना। ये व्यक्ति जिन्हें हम ई एच फॉकनर भी कहते हैं, अगर ये दोनों ऑप्शन में आ रहे हैं तो आपको ई एच फॉकनर को सही करना है। फादर ऑफ जीरो टिलेज कौन है? ई एच फॉकनर, या जिसे हम बोलते हैं एडवर्ड एच फॉकनर। जे भी ट्रिपलेट भी सही है, ये भी सही है, लेकिन दोनों आ रहे हैं तो हमें लगाना है एडवर्ड एच फॉकनर पर। ठीक है, चलो समझ में आया अपने को? तो इस अच्छे से नोट कर ले। अब देखो फादर ऑफ जीरो टिलेज तो कौन है? जेबी ट्रिपलेट या एडवर्ड एच फॉकनर। लेकिन आ जाए द टर्म, द टर्म, कौन सी टर्म? जीरो टिलेज इज गिवन बाय, कि भैया ये जो टर्म है, ये टर्म किसने दी थी? तो टर्म जो है वो दी थी जेथरो टूल ने। किसने दी थी? जेथरो टूल ने। चलो बढ़े आगे। तो ये इससे क्वेश्चन आने की संभावनाएं थी, जो मैंने आपको बता दी है, आप इसको बहुत अच्छे से नोट कर ले। ठीक है, चलो समर इम्प्रूव, मतलब कि ग्रीष्म जुताई बढ़ाती है, ग्रीष्मकालीन जुताई क्या बढ़ाती, ये पूछा गया है। पहला है सॉइल मॉइस्चर, सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल पोरोसिटी, ये इरोजन, है ना। तो ग्रीष्मकालीन जुताई क्या होता है?
देखो बेटा, ग्रीष्मकालीन जुताई का मतलब होता है कि इस जुताई का उद्देश्य अगली फसल की बुआई करना तो नहीं है। मेरी बात को अच्छे से समझना। ग्रीष्मकालीन जुताई का उद्देश्य अगली फसल की बुआई करना नहीं होता, बल्कि इसका उद्देश्य होता है मृदा की स्थिति को सुधारना, उसकी भौतिक, उसकी जैविक स्थिति को क्या करना, सुधारना। ठीक है। अगर हम बात करें कि गर्मी के दिनों में क्या होता है कि जब अप्रैल मई के महीने में ना, अप्रैल मई के महीने में हम गहरी जुताई कर देते हैं ना, और खेत को खुला छोड़ देते हैं, इसे ही हम बोलते हैं समर प्लगिंग या ग्रीष्मकालीन जुताई। इससे क्या होता है कि सॉइल मॉइस्चर क्या बढ़ेगा, इंप्रूव मतलब सुधार। तो क्या सॉइल मॉइस्चर में सुधार होता है? बिल्कुल सुधार नहीं होता। क्या सॉइल स्ट्रक्चर सुधरता है? बिल्कुल। अरे भैया ये तो सुधरता है ना, इसी के लिए तो हम करते हैं। अगला बोला है कि सॉइल की पोरोसिटी सुधरती है क्या? बिल्कुल सुधरती है। सॉइल की पोरोसिटी भी बढ़ती है, सॉइल का स्ट्रक्चर भी क्या होता है, इंप्रूव होता है ना। लेकिन हम बात करते हैं कि जो मेनली वर्क हम करते हैं वो करते हैं सॉइल के स्ट्रक्चर के लिए, है ना। तो सही तो दोनों है, पोरोसिटी मतलब कि सरंध्रता, हिंदी माध्यम वालों इसे ही आप रंध्रावकाश बोलते हैं। तो याद रखना कि जुताई करने से, कोई सी जुताई करो, रंध्रावकाश बढ़ते ही है ना। तो सॉइल स्ट्रक्चर मेन इसका सही उत्तर होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, पोरोसिटी भी बढ़ती है, सॉइल का स्ट्रक्चर भी इंप्रूव होता है। लेकिन उसने बात इंक्रीज की नहीं पूछी है, उसने पूछा है इम्प्रूव, सुधार, है ना। देखो हिंदी में क्या लिख दिया है, बढ़ाती है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि इसका सही उत्तर क्या होगा बेटा, सॉइल का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर सुधरता है उसका। स्ट्रक्चर क्या होता है, मैंने सॉइल साइंस में आपको पढ़ाया था, चार प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं, गोलाकार संरचना, उसके बाद में होते प्लेटी संरचना, उसके बाद में होती है खंडित संरचना, और एक होती है प्रिज्मेटिक संरचना, है ना। अंग्रेजी में बोले तो प्लेटी, ब्लॉकी, प्रिज्मेटिक और स्फेरिकल, है ना। चार प्रकार की संरचनाएं होती है। तो जो टिलेज हम करते हैं उसके ऑब्जेक्टिव में भी अभी पढ़ाया कि क्यों करते हैं, सॉइल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए। अगला है मेन पार्ट ऑफ सीड ड्रिल, कि सीड ड्रिल का मेन पार्ट क्या है। तो सीड ड्रिल लगाइए, देखो ऑप्शन दिया है व्हील, क्या व्हील उसका मेन पार्ट है, ये रहा व्हील। हाँ भैया, व्हील तो पार्ट है इसका। और बताओ, सीड बॉक्स, हाँ भैया सीड बॉक्स भी है। फर्टिलाइजर बॉक्स, बोले वो फर्टिलाइजर बॉक्स बेटा देखो, एक सीड ड्रिल और होती है जिसमें एक बॉक्स, साथ में दो बॉक्स होते हैं, एक में सीड डालते हैं, दूसरे में हम फर्टिलाइजर डालते हैं, है ना। तो क्या वो भी है? बिल्कुल वो भी है। तो उत्तर होगा ऑल ऑफ दिस। भाई सभी के सभी पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो पाइप है ना ये भी इंपॉर्टेंट है, ये जो चेन दिख रही है ये भी इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है। तो इसका उत्तर होगा ऑल ऑफ दिस। देखो बेटा हिंदी माध्यम वालों, बीज व पित्र, आहा क्या बात है, चलो निपट जाओगे नहीं तो। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंजर्वेशन टिलेज टू कंजर्व, है ना। किसकी बात करिए, कंजर्वेशन टिलेज की। समझते पहले कि कंजर्वेशन टिलेज होता है क्या, है ना। इसे हम हिंदी में कहते हैं संरक्षण भू परिष्करण, है ना। संरक्षण भू परिष्करण, बेटा देखो ये किया जाता है मुख्यतः इस संरक्षण के लिए। अब किसके संरक्षण के लिए ये किया जाता है, सबसे पहले तो सॉइल, और दूसरा मॉइस्चर। क्या होता है कि जब हम जुताई करते हैं तो जुताई करने से जो मिट्टी के पार्टिकल हैं वो थोड़े लूज हो जाते हैं, मतलब कि भुरभुरे हो जाते हैं ना। पहले तो एक दूसरे से जुड़े हुए थे और कठोर मिट्टी थी। अगर ऐसी मिट्टी के ऊपर तेज हवा आएगी, है ना, तेज पानी आएगा, तो कुछ होगा क्या, नहीं, वो मिट्टी बनी रहेगी वहीं पर। लेकिन जैसे हम जुताई करते हैं, भू परिष्करण करते हैं, वो मिट्टी लूज हो जाती है, ढीली हो जाती है, उसके कण जो है वो मतलब एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, दूर से मतलब अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि ऐसी कंडीशन में उसके ऊपर अगर हवा चलेगी, तेज पानी आएगा, तो मिट्टी का क्या होगा, सॉइल का क्या होगा, इरोजन होगा। हिंदी में कहे तो क्षरण होगा, तो मृदा क्षरण बढ़ता है। टिलेज ऑपरेशन करने से मृदा क्षरण क्या हो जाता है, बढ़ता है। तो ऐसे क्षेत्र जहां पर मृदा क्षरण की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, और वहां पर अगर आप और ज़्यादा टिलेज ऑपरेशन करोगे तो मिट्टी का नुकसान और ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना।
तो हम क्या करते हैं वहां पर, कौन से टिलेज का यूज करते हैं, संरक्षण भू परिष्करण का यूज करते हैं। दूसरी चीज मॉइस्चर। बोले मॉइस्चर क्यों सर? देखो, ये सरफेस है ना, सरफेस के नीचे अगर हम बात करें, लाल कलर से मैं पानी बना रहा हूँ या मॉइस्चर, नमी है ना, तो हम देखते हैं कि जो नमी है वो नीचे बनी हुई है, लेकिन जो ऊपर का कुछ सेंटीमीटर का जो क्षेत्र होता है, ऊपर का कुछ सेंटीमीटर का जो डेप्थ होती है, गहराई होती है, वहां पर मॉइस्चर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ऊपर कौन है बेटा, सन, और सनलाइट जब आता है तो किसके ऊपर आएगा, सरफेस के ऊपर आएगा। सरफेस को वो हीट कर देता है, मतलब गर्म कर देता है। गर्म होने के कारण मॉइस्चर जो है वो इवोपोरेट हो जाता है ना। क्या हो जाता है, मतलब वो वाष्प बन के उड़ जाता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो नमी है वो नमी अभी भी नीचे बनी हुई है। तो लेकिन हम तो क्या कर रहे हैं बेटा, टिलेज ऑपरेशन कर रहे हैं। ये ले आए हम हल, क्या ले आए, हल, और इस हल को हमने डाला तो नीचे की मिट्टी आ गई ऊपर। तो जो नमी नीचे बनी हुई थी, भू परिष्करण करने से हमने उसको कहाँ ले आए, ऊपर ले आए, और नमी का क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो ऐसे क्षेत्र जहां पर पानी की कमी होती है, ड्राईलैंड एरियाज है ना, जहां पर पानी बहुत ही लिमिट मात्रा में होता है, तो वहां पर ये कार्यक्रम करने से क्या होता है, नमी का नुकसान होता है। तो ऐसी कंडीशन में हम वहां पर क्या करते हैं, संरक्षण भू परिष्करण या कंजर्वेशन टिलेज को अपनाते हैं। अब ये कंजर्वेशन टिलेज में कितनी चीजें आती, इस चीज को भी समझना बहुत जरूरी है। तो इसमें बेटा तीन चीजें आती है। एक आता है मिनिमम टिलेज, एक होता है जीरो टिलेज, और एक होता है स्टबल मल्च टिलेज। इन तीनों का नाम लिख लो बस आप केवल, है ना, कि कंजर्वेशन टिलेज में कितनी चीजें होती है। मिनिमम टिलेज आता है, जीरो टिलेज आता है, और स्टबल मल्च टिलेज आता है। हिंदी माध्यम वालों, मैं आपसे माफी चाहता हूँ, लेकिन आपको इसे अंग्रेजी में ही लिखना पड़ेगा। इससे बेटा मिनिमम टिलेज को अगर आपको खूब भारी इच्छा हो रही है कि नहीं नहीं सर हम तो हिंदी माध्यम छात्र हैं, इसे हम बोलते हैं बेटा न्यूनतम भू परिष्करण। और जीरो टिलेज को बोलते हैं जीरो भू परिष्करण, शून्य भू परिष्करण, भू परिष्करण। ठीक है, और स्टेबल मल्च को तो यही लिख लो बेटा, स्टेबल मल्च। इसको हिंदी में लिखूंगा स्टेबल मल्च, अच्छा भी नहीं लगेगा, तो आप तो बस ये लिख लो, न्यूनतम भू परिष्करण, शून्य भू परिष्करण और स्टेबल मल्च टिलेज। ये तीनों के तीनों जो कंसेप्ट है, ये किसके अंदर आते हैं, ये आते हैं कंजर्वेशन टिलेज के अंदर। हम मैं एक एक को समझा देता हूं क्योंकि इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। मिनिमम टिलेज क्या होता है, देखो, मिनिमम टिलेज को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा पारंपरिक भू परिष्करणों को। किसको? एक टर्म होती है जिसे हम बोलते हैं पारंपरिक भू परिष्करण। पारंपरिक भू परिष्करण को अंग्रेजी में बोलते हैं कन्वेंशनल टिलेज, है ना। मतलब कि जो हम करते आ रहे हैं, हम क्या करते आ रहे हैं कि नंबर ऑफ टिलेज ऑपरेशन बहुत ज़्यादा करते हैं। सबसे पहले तो एमबी प्लाऊ लेंगे, मोल्ड बोल्ड प्लाऊ लेंगे बड़ा वाला, और एक बार ऐसी जुताई करेंगे, फिर दूसरी बार ऐसी जुताई करेंगे। फिर हम लाएंगे कल्टीवेटर, फिर उस कल्टीवेटर से एक बार ऐसा, फिर दूसरी बार ऐसा। फिर हम रोटावेटर लाएंगे, फिर रोटावेटर चलाएंगे, फिर हम पाटा लाएंगे, फिर पाटा चलाएंगे। उसके बाद हम रीज मेकर या बेड मेकर की अगर ज़रूरत है तो वो चलाएंगे। उसके बाद हम फिर सीड्रिल चलाएंगे। तो नंबर ऑफ टिलेज ऑपरेशन हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा है। हम बार 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 क्या कर रहे हैं, यंत्रों से क्या कर रहे हैं, खेत की टिलेज ऑपरेशन कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो मिट्टी है बहुत ज्यादा भुरभुरी हो जाती है ना, इसमें नुकसान भी होता है। किसका? पैसे का तो होता ही होता है, मिट्टी का नुकसान भी हो रहा है, नमी का नुकसान भी हो रहा है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, कंजर्वेशन टिलेज। मिनिमम टिलेज ये बोलता है कि आप इन ऑपरेशन को कम कर दो। इन ऑपरेशन को कम कैसे कर दो, कि आप अगर 2 बार प्लाऊ चला रहे हो तो उसको कितनी बार चलाओ, 1 बार। अगर 2 बार कल्टीवेटर कर रहे हो तो 1 बार करो, या तो कल्टीवेटर की जरूरत नहीं है तो एमबी प्लाऊ के बाद सीधे आप क्या कर दो बेटा, रोटावेटर कर दो। समझ में आ रहा है? और रोटावेटर के बाद सीधे क्या कर दो, बुआई कर दो। तो हम क्या कर रहे हैं, टिलेज ऑपरेशन को मिनिमम करते हैं। टिलेज ऑपरेशन को क्या कर दे रहे हैं, मिनिमम से मिनिमम करते हैं। इसमें अंदर एक चीज और आती है, रो जोन टिलेज, लेकिन
उसको समझोगे तो फिर वही है कि लेंदी हो जाएगा। आप तो इतना समझ लो कि नंबर ऑफ टिलेज ऑपरेशन हम इसमें क्या करते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है। एक होता है जीरो टिलेज। सर जीरो टिलेज क्या होता है? जीरो टिलेज का जो कंसेप्ट है ये वो ये कहता है कि आप कोई टिलेज ऑपरेशन करो ही मत। बोले सर कैसे? टिलेज ऑपरेशन नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? ये कंसेप्ट ये कहता है कि अगली फसल की कटाई के बाद बिना किसी खेत की तैयारी के आप अगली फसल की क्या कर दो, बुआई कर दो। बोले ये सर कैसे? हमको खेत को साफ तो करना पड़ेगा, हमें उसके अंदर मतलब फरो तो बनाना पड़ेगा ना जिसमें हम बीज डाल सके, है ना? तो बोले कि ये कोई चीज करने की जरूरत नहीं, ये सारा का सारा काम जो है वो कौन कर देगा? वो एक स्पेशल टाइप की सीड ड्रिल जिसका नाम मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, जीरो टिल बर्टी सीड ड्रिल। ये जो सीड ड्रिल है ये वो सारा काम कर देगी। आपके खेत की सफाई भी एक बार में कर देगी, मतलब बहुत अच्छे से तो नहीं करेगी, हाँ, लेकिन जितने में काम चल जाए उतना काम तो वो स्पेशल टाइप की सीड ड्रिल कर ही देगी, है ना? जिसे कि हम टिल प्लांटिंग के नाम से जानते हैं। ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो कि जीरो टिलेज में हम कोई भी भू परिष्करण की क्रिया नहीं करते, सीधे ही सीधे क्या करते हैं, बुआई का काम करते हैं। किससे करते हैं? जीरो टिल फर्टी सीड्रिल से। अपने को बात समझ में आई? मिनिमम टिलेज ये बोलता है कि नंबर ऑफ टिलेज ऑपरेशन कम करो। अगर दो अलग अलग काम कर रहे हो तो एक साथ कर लो, जैसे पहले आपने बीज बोई डाला फिर फर्टिलाइजर गए, दोनों को एक साथ कर दो, है ना? तो ये है स्टेबल मल्च टिलेज। क्या कहता है स्टेबल मल्च? ये कहता है कि जो या तो कोई जो मल्च क्रॉप होती है उसको उगा लो और उसको वहीं खेत में फैला दो, या तो जो ठूट होते पुरानी फसल के उनको उखाड़ के वहीं छोड़ दो और वहीं उसमें ही क्या कर दो, बुआई कर दो। उनको बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ठूट के अंदर क्या लगी होती है बेटा, मिट्टी। जो ठूट होता है, ठूट की जड़ों में क्या लगी होती है, मिट्टी। अगर इसको तुम बाहर निकाल के फेंकोगे तो इसके अंदर की जो मिट्टी है वो भी कहाँ चली जाएगी, खेत के बाहर। तो मिट्टी का क्या होगा, नुकसान। ज्यादा अपने को समझने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो कि कंजर्वेशन टिलेज के अंदर तीन चीजें, मिनिमम टिलेज, जीरो टिलेज और स्टेबल मल्च टिलेज, ये तीन टर्म याद रखना है अपने को, है ना? चलो, आपके काम का इतना ही। इससे अगर क्वेश्चन आ जाए तो बना देना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। कितना टाइम हो गया अभी? आधा घंटा हो गया है अपने को, और क्वेश्चन केवल 8 हुए हैं। चलो, कोई दिक्कत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आफ्टर कल्टीवेशन ऑपरेशन? ये एंड यहाँ पर जबरन में आ गया है, आफ्टर कल्टीवेशन। फिर इसको समझने के लिए कुछ चीज समझनी पड़ेगी आपको, ना चाहते हुए भी, है ना? चलो, पढ़ते बेटा, क्या करो, टिलेज की बात करते हैं। टिलेज का क्लासिफिकेशन यहाँ आपको थोड़ा समझना पड़ेगा अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो, है ना? टिलेज को देखते हैं तो टिलेज का जो क्लासिफिकेशन है वो कुछ इस प्रकार से है। किस प्रकार से? एक होता है बेटा ऑन सीजन टिलेज, और दूसरा टिलेज होता है ऑफ सीजन, है ना? ऑन सीजन टिलेज में फिर दो पार्ट आते हैं। एक को बोलते हैं हम प्रिपरेटरी, और एक को हम बोलते हैं आफ्टर कल्टीवेशन, जिसका कि क्वेश्चन आपको आया है। फिर हम प्रिपरेटरी टिलेज में चलते हैं तो इसमें फिर दो पार्ट हमको देखने के लिए मिलते हैं। एक को बोलते हैं हम प्राइमरी टिलेज, और दूसरे को हम बोलते हैं सेकेंडरी टिलेज। ठीक है, मजबूरी है मेरा पढ़ाना, है ना? क्योंकि उस क्वेश्चन में यही से क्वेश्चन आया। एक एक को समझ लेना थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जब क्वेश्चन इससे आएगा आपसे जरूर बनेगा। चल दे भाई, हेलो। हाँ, चलो, पहले बोला टिलेज। टिलेज आप अच्छे से समझते, दो प्रकार का टिलेज होता है, एक ऑन सीजन और एक ऑफ सीजन। बोले सर ये कहाँ दिया हुआ है? ये आपके नोट्स में नहीं है, लेकिन समझ लो, है ना? ऑन सीजन टिलेज क्या कहता है कि इसका जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, फसल उत्पादन, कि क्रॉप प्रोडक्शन इसका मुख्य उद्देश्य होता है। मतलब कि अगली फसल की बुआई करना इसका उद्देश्य है, और उसको कटाई करना, है ना? मतलब कटाई से लेकर बुआई तक का पूरा कार्यक्रम है। ऑफ सीजन जो होता है इसका उद्देश्य होता है मृदा
संरचना सुधारना, खेत की सफाई, है ना, ये इसका उद्देश्य होता है। मैं फिर समझा दूंगा, मत चिंता करो, है ना। ऑन सीजन को हम समझते हैं, ऑन सीजन में हमारा क्या है बेटा, फसल का उत्पादन, मतलब कि हमें फसल की बुआई करनी है, उसकी कटाई करना, मतलब पूरा कार्यक्रम ये करना है ना। इसको दो पार्ट में बोला कि प्रिपरेटरी टिलेज और दूसरा होगा आफ्टर कल्टीवेशन। प्रिपरेटरी टिलेज किसे कहा, कि बुआई तक, कहां तक बेटा, बुआई तक। बुआई तक के जितने भी टिलेज ऑपरेशन आते हैं उसको क्या बोला, कि ये प्रिपरेटरी टिलेज है। हिंदी माध्यम वालों ऐसे ही याद करना नहीं याद हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने को यही टर्म याद करना है ना, क्योंकि वो हिंदी में ऐसा लिख के देगा, खेती के बाद का प्रचलन है, और अपने को पल्ले ही नहीं पड़ेगा कि वो कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि ये जो टर्म है ना, ये टर्म इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो बुआई तक का जितना भी कार्यक्रम आएगा वो किस में आएगा, प्रिपरेटरी में। और एक होता है आफ्टर कल्टीवेशन, बुआई के बाद से, बुआई के बाद से कटाई तक, ये किस में आएगा, ये आएगा आफ्टर कल्टीवेशन में। फिर से बोल रहा हूं, बुआई के बाद से लेकर कटाई तक, या हम बोल सकते हैं खड़ी फसल में, खड़ी फसल के समस्त परिष्करण, है ना, ये भू परिष्करण किसके, आफ्टर कल्टीवेशन के अंदर आएंगे। बुआई तक हम दो प्रकार के भू परिष्करण करते हैं बेटा। बुआई तक हम दो तरह के भू परिष्करण करते हैं, एक होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। प्राइमरी क्या होता है समझते हैं। चलो देखो, ये खेत है ना, खेत है, खेत में जैसे ही कटाई होती है, कटाई करने के बाद खेत कैसा होता है बेटा, कठोर होता है। खेत कैसा होता है, कठोर होता है। और कठोर खेत के अगर हमें भू परिष्करण करना है या उसकी जुताई करना है, तो हमें जो टिलेज इंप्लीमेंट लगेगा, जो यंत्र लगेगा, वो भी ताकतवर होना चाहिए, वो भी हेवी होना चाहिए। और हम जानते हैं कि हेवी हमारे पास उपकरण कौन सा है, वो होता है एमबी प्लाऊ। कौन होता है बेटा, एमबी प्लाऊ। तो जब पहली बार भू परिष्करण करते हैं, या हम कहते हैं कि पहली जब जुताई करते हैं तो किससे करते हैं, एमबी प्लाऊ से। एमबी प्लाऊ से आपने खेत को जुताई करी, जो खेत बहुत कठोर था उसको लूज किया, उसको ढीला किया, वो क्या क्या कहलाता बेटा, प्राइमरी भू परिष्करण। और ये हो गया, एक बार आपने ये कार्यक्रम कर दिया, कौन सा कार्यक्रम कर दिया, कि एमबी प्लाऊ से प्लगिंग कर दी। हो सकता है आपने एमबी प्लाऊ एक बार चलाया हो या दो बार चलाया हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन एमबी प्लाऊ से जो जुताई होती है वो किसके अंदर आएगी, प्राइमरी भू परिष्करण के। उसके बाद होगा क्या, कि बड़े बड़े जो है वो क्लोड्स आ जाएंगे, बड़े बड़े जो ढेले हैं वो मिट्टी के ऊपर आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे सर, है ना। अब इन ढेलों को तोड़ना, खेत को बराबर करना, मिट्टी को भुरभुरी बनाना, रोटावेटर चलाना, ये करना वो करना, और फाइनल कहां तक बेटा, बुआई, जिसे हम बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सोइंग। एमबी प्लाऊ हो गया, एमबी प्लाऊ जैसे ही काम खत्म हुआ, प्राइमरी वहां पर खत्म हो गया। उसके बाद कहां से लेकर, ढेले तोड़ने से लेकर, आप तो ये समझ लो, ढेले तोड़ने से लेकर फसल की बुआई तक जितने भी टिलेज ऑपरेशन आप करोगे, सारे के सारे किसके अंदर आएंगे, सेकेंडरी के अंदर आएंगे। जैसे कि कल्टीवेटर चलाना, रोटावेटर चलाना, है ना, उसके बाद में पाटा चलाना, खेत को बराबर करना, जो रिज मेकर आता है उससे सीड बेड बनाना। समझ में आ रहा अपने को, तो सारे के सारे किस में आएंगे, सेकेंडरी या द्वितीय भू परिष्करण के अंदर आएंगे। बोले सर आप हमारे कंसेप्ट हिला रहे हो। मैं कंसेप्ट नहीं हिला रहा हूं, आपके आपके पास जो नोटबुक में लिखा हुआ है वो है पुराने टाइम का, है ना। ये जो आज का क्लासिफिकेशन है वो इसी प्रकार से होता है, और जितने भी क्वेश्चन आते बेटा, वो मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से आते हैं।
आप इसको याद कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा, है ना। तो देखो बुआई किस में आ रहा है बेटा, सेकेंडरी। तो क्वेश्चन आता है कि जो बुआई की क्रिया है वो प्राथमिक भू परिष्करण की है कि द्वितीयक भू परिष्करण की है। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, किसकी बेटा, द्वितीयक भू परिष्करण की। आप जिंदा लगा के आना, कोई दिक्कत नहीं है ना। और क्वेश्चन गलत जाए तो मेरे पास आ जाना, कोई समस्या, है ना। तो बुआई किसके अंदर आएगी, सेकेंडरी भू परिष्करण के अंदर आएगी। अब हो गया, बुआई तक जैसे ही काम हुआ आपको यहां पर रुक जाना है कि एक बार फसल की बुआई हो गई मतलब कि प्रिपरेटरी टिलेज हो गया, क्योंकि हमने यहाँ क्या बोला है, बुआई तक बोला है। भाई एक बार बुआई हो गई मतलब कौन सा टिलेज हो गया, प्रिपरेटरी टिलेज हो गया। उसके बाद में बुआई हो गई, फसल उगी कि नहीं उगी वो बात का आइटम है। बुआई हो गई मतलब कि प्रिपरेटरी टिलेज खत्म, प्राइमरी और सेकेंडरी टिलेज खत्म। अब जितना भी काम होगा बुआई के बाद, आप खरपतवार निकाल रहे हो, आप मिट्टी चढ़ा रहे हो, आप अंधी गुड़ाई कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, खड़ी फसल में आप कुछ भी कर रहे हो, अरे कुछ भी कर रहे हो वो फालतू की चीज नहीं, कुछ भी कर रहे हो मतलब मिट्टी से संबंधित, है ना। मिट्टी से संबंधित अगर कोई भी काम बुआई के बाद अगर हो रहे हैं तो वो सारे के सारे आएंगे आफ्टर कल्टीवेशन में, है ना। तो मुझे बताओ कि जो कटाई है, कटाई भी किस में आएगा, कटाई भी आता है बेटा आफ्टर कल्टीवेशन में। निंदाई करना, गुड़ाई करना मैं लिख देता हूं, है ना। निंदाई, गुड़ाई, अंग्रेजी वालों वीडिंग बोलते है ना। निंदाई हो गया, गुड़ाई हो गया, उसके बाद में और क्या हो गया, अंधी गुड़ाई, अंधी गुड़ाई। बेटा इसे ब्लाइंड होइंग बोलते, क्या कहते हैं, ब्लाइंड होइंग, है ना। मिट्टी चढ़ाना, मिट्टी चढ़ाना, जिसे आप अर्थिंग अप कहते हो, अर्थिंग अप। ये सारे के सारे, इवन कटाई तक, कटाई भी लिख लो, कटाई जिसे आप बोलते हैं हार्वेस्टिंग, है ना। ये सारा का सारा किस में आएगा, आफ्टर कल्टीवेशन में आएगा। ऑफ सीजन टिलेज क्या होता है, इसमें बस केवल आप ये दो शब्द याद रख लो ऑफ सीजन टिलेज में। एक तो ग्रीष्मकालीन जुताई, अलग पेन से लिख देते हैं थोड़ा सा विजिबिलिटी अच्छी आएगी। ये लो, एक लिखना है ग्रीष्मकालीन जुताई, ग्रीष्मकालीन जुताई, है ना। और एक लिख लो क्लीन टिलेज, क्लीन टिलेज। ग्रीष्मकालीन टिलेज को अंग्रेजी में बोलते हैं बच्चों समर टिलेज, और क्लीन टिलेज, क्लीन टिलेज तो हिंदी में क्या कहेंगे, सफाई जुताई, क्या मालूम है यार। पर क्लीन टिलेज याद रखना, ये क्लीन टिलेज और ग्रीष्मकालीन टिलेज इसके अंदर आएगा। हेलो बेटा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आवाज कट रही है क्या, क्या है कि कभी कभी आवाज कटती है, माइक की प्रॉब्लम रहती है, माइक तो ठीक है लेकिन वो कभी कभी होता है ना। थोड़ा सा मैनेज करते रहना अगर आवाज कटती रहे तो। चलो, तो ऑफ सीजन का मतलब होता है कि हमारा यहाँ उद्देश्य कोई फसल की बुआई करना नहीं है। अभी 2-3 महीने का समय खाली है, धूप अच्छी गिरेगी तो हम सोच रहे हैं जो इंसेक्ट पेस्ट है वो मर जाए, है ना। तो हम क्या करते हैं, गहरी जुताई करके खेत को खुला छोड़ देते हैं ताकि उसके अंदर की जो फंगस है, इंसेक्ट है, पेस्ट, जो बीमारी पैदा करने वाले जो भी है, वो सारे के सारे जो पैथोजन है वो नष्ट हो जाए। ये हमारा उद्देश्य होता है, संरचना सुधारना, है ना। चलो, तो ये ऑफ सीजन टिलेज है ना। ये पूरा टिलेज का क्लासिफिकेशन था। यहाँ से क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपके गलत नहीं जाएंगे। ये किसका क्लासिफिकेशन था बेटा, टिलेज का। अब यंत्रों का क्लासिफिकेशन भी होता है, यही साथ में पढ़ लो, इसके आगे क्वेश्चन आएंगे इसलिए पढ़ा रहा हूँ, है ना। किसका क्लासिफिकेशन, यंत्रों का। अगर हम यंत्रों की बात करें, यंत्र मतलब इंप्लीमेंट, तो इनका क्लासिफिकेशन सिर्फ दो ही प्रकार से। यहाँ पर इतनी भटमारी नहीं है, भटमारी इन द सेंस यहाँ पर इतनी प्रॉब्लम नहीं है। हिंदी वालों अब तुम्हारे हिसाब से पढ़ा देता है ना, बुरा मत नहीं लगेगा तुमको। तो प्राथमिक भू परिष्करण के यंत्र, और एक होते हैं द्वितीयक भू परिष्करण के यंत्र। यंत्र सिर्फ दो ही कैटेगरी में बांटे गए हैं, एक प्राथमिक भू परिष्करण के यंत्र और एक द्वितीयक भू परिष्करण के यंत्र। प्राथमिक में कौन कौन आता है, हम इसको पढ़ लेते हैं। देखो, प्राथमिक में आते हैं सभी प्रकार के हल, सभी प्रकार के हल, सभी प्रकार के हल मतलब जिनके नाम के पीछे आपको क्या मिल जाए, प्लाउ, ये ओ है ना,
जिनके नाम के पीछे भी आपको प्लाऊ लिखा मिल जाए, उसको आप क्या बोल देना कि प्राथमिक का है कि द्वितीयक का है, मतलब कि ये प्राइमरी। है ना, प्राइमरी के सेकेंडरी का। तो सभी टाइप के हल या प्लाऊ जो होते हैं वो प्राइमरी के अंदर आते हैं। सेकेंडरी के अंदर कौन आएगा? सभी प्रकार के, सभी प्रकार के हेरो और हो, ऑल टाइप्स ऑफ हेरो एंड हो कम्स अंडर सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट। मैंने बताया कि कल्टीवेटर इज अ टाइप ऑफ हेरो, सो कल्टीवेटर कम्स अंडर सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट। कल्टीवेटर किधर आएगा? सेकेंडरी के अंदर आएगा। हाँ, मैं ये जरूर बोल सकता हूँ कि इसको प्राइमरी में भी आप रख सकते हैं, प्राइमरी में भी आप रख सकते हैं। ऐसे क्षेत्र जहाँ की जो मिट्टी होती है थोड़ी लाइट होती है, हल्की मिट्टी होती है, वहाँ पर हम एमबी प्लाऊ का यूज़ नहीं करते, डायरेक्ट कल्टीवेटर कर देते हैं, है ना। तो कल्टीवेटर का यूज़ प्राइमरी में भी किया जा सकता है, लेकिन अगर हम बात करें कि ये मेजरली को किधर क्लासिफाइड किया गया है, तो इसको क्लासिफाइड किया गया है सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट या द्वितीयक भूपरिष्करण के यंत्रों के अंदर। जितने भी बुआई के यंत्र आते हैं, बुआई के सभी यंत्र, वो सारे के सारे किधर आएंगे? सेकेंडरी के अंदर आएंगे। मतलब कि जैसे कि मैं बात करूं सीड्रिल, है ना। अब देखो हेरो क्या होते हैं, हो क्या होते हैं? हेरो कल्टीवेटर जैसा दिखते हैं ना, कल्टीवेटर जैसे दिखने वाले सभी प्रकार के यंत्र, वो क्या है? हेरो। आपने देखा ना जिसमें छोटे छोटे बहुत सारे दांता लगे होते हैं, वो हेरो है। हो क्या होते हैं? जितने भी हाथ से चलाए जाने वाले यंत्र होते हैं, जितने भी हाथ से चलाए जाने वाले यंत्र होते हैं, सारे के सारे आप किधर डाल दो? हो। जैसे आपका दराती, हाथ से चला दराता हो गया, फावड़ा हो गया, है ना। उसके बाद में कुदाली हो गई। ये सब जितने भी छोटे मोटे यंत्र होते हैं जो हाथ से चलाए जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? हो बोलते हैं, है ना। चलो, तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी जितने भी टाइप के प्लाऊ है, इवन देसी प्लाऊ, है ना, जैसे कि देशी हल, इसके ये अंदर आता है। तो एक छोटी सी बात थी, वो मैंने आपको बता दी। और भी इसके अंदर चीजें हैं, लेकिन इससे आपका काम हो जाएगा, मेरा ऐसा मानना है ना। तो ये क्लासिफिकेशन था, ये पढ़ाना जरूरी था, इसलिए पढ़ा है क्योंकि क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है, जीरो टिलेज सिस्टम वाज फर्स्ट यूज्ड सक्सेसफुली इन 1950, है ना। पास्चर रेनोवेशन इन, मतलब कहाँ यूज हुआ था जीरो टिलेज का सबसे पहले? तो हम जानते हैं जीरो टिलेज का जो यूज हुआ था सबसे पहले यूएसए में हुआ था। याद होगा तो क्वेश्चन बनेगा, नहीं इतना ही बनेगा। ठीक है, चलो। हाँ, हो गया। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ टिलेज। देखो मॉडर्न कंसेप्ट, है ना, मॉडर्न कंसेप्ट क्या है? वही कंजर्वेशन टिलेज को ही मॉडर्न कंसेप्ट बोलते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, मॉडर्न कंसेप्ट किसको बोला गया? कहाँ पढ़ाया, कहाँ पढ़ाया, कहाँ पढ़ाया? ये रहा कंजर्वेशन है। इधर यहाँ पर आपको लगे तो लिख लो, यही मॉडर्न कंसेप्ट है ना। मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ टिलेज क्या क्या आएगा? मिनिमम जीरो स्टेबल मल्च। देखो आप क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है ना। मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ टिलेज, द मेजर फंक्शन ऑफ इंटर टिलेज इज, ये हालांकि दूसरा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इससे आएगा। तो मॉइस्चर कंजर्वेशन थ्रू द सॉइल मल्चिंग, improved soil aeration, improved soil granulation, moisture conservation through weed destruction। अब देखो मॉडर्न कंसेप्ट क्या बोलता है, उसको अंदर थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा। क्या करे बेटा, मजबूरी है। मैं तो चाह रहा हूँ कि तुमको कम से कम चीजें पढ़ाऊं ताकि तुमको आसानी से याद रहे, लेकिन क्वेश्चन है कि हम नहीं ले रहे हैं। चलो देखो, ये खेत है। मॉडर्न कंसेप्ट क्या बोलता है कि आपको कंजर्वेशन टिलेज करना है, मतलब कि जुताई कम से कम करना है या तो नहीं करना है ना। तो इसका ये कहना है कि आप जब बुआई कतारों में करते हो, बुआई इन कतारों में करते हो, तो फिर जुताई पूरे खेत में क्यों? समझ में आ रहा अपने को? हम भाई देखो बुआई तो बस केवल इन्हीं कतारों में ही करते हैं ना, तो जुताई पूरे खेत में क्यों करना? मॉडर्न कंसेप्ट ये बोलता है।
तो इसका ये कहना है कि आप एक काम करो, जुताई भी उसी क्षेत्र में करो जहां पर बुआई। तो इसका ये कहना है कि बस इतने इतने जो एरिया है जहां पर आपको बुआई करनी है, बस वहां वहां जुताई करो, बीच में जुताई करने की कोई जरूरत नहीं है। और इसी को बोलते हैं, ये जो वर्ड है ना, इंटर रो टिलेज। तो ये तो रही रो, है ना। तो इसने बोला कि रो में जुताई कर दो, तो बोलेंगे फिर यहाँ पर तो वीड आएंगे, यहाँ पर तो वीड आएंगे ना, खरपतवार जिसे हम बोलते हैं। कौन सी ले ले भैया, ये लो। यहाँ पर तो फिर खरपतवार आएंगे। तो इन खरपतवारों का नियंत्रण कैसे होगा? इन खरपतवारों का नियंत्रण होगा फिर हाथ द्वारा, जो हो आते हैं उन हो से, है ना। तो क्या होगा कि मॉइस्चर का कंजर्वेशन थ्रू वीड डिस्ट्रक्शन, हम हाथों द्वारा जो हो है उसको लेंगे और इनके बीच में क्या करेंगे, जुताई करेंगे, जिसे हम बोलते हैं इंटर रो टिलेज, है ना। नहीं समझ में आया बेटा कोई दिक्कत, मैं फिर बोल रहा हूँ तुम्हारे कोर्स से काफी बाहर का क्वेश्चन है, बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। सॉइल मिक्सिंग का यूज तो हम करते नहीं, बेहतर मृदा वातन, बेहतर मिट्टी का दानेदार होना, ये तो फालतू का ऑप्शन है, ऐसे ही बाहर कर सकते हो। खरपतवार के विनाश से नमी का संरक्षण, पहली बात तो यही है कि नमी का संरक्षण करते हैं और मिट्टी का संरक्षण करते हैं हम किसके अंदर, कंजर्वेशन टिलेज के अंदर, जो कि मॉडर्न कंसेप्ट होता है ना। इससे ज़्यादा अपन इस क्वेश्चन पे बहस नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्वेश्चन को अगर मैं समझाने जाऊँ तो कम से कम मुझे 30 से 35 मिनट का वक्त चाहिए, ताकि मैं तुमको समझा सकूँ कि इंटर रोज टिलेज क्या होता है, रोज होन टिलेज क्या होता है ना। लेकिन बात वही है कि एक क्वेश्चन के ऊपर अपन ज़्यादा समय नहीं खराब कर सकते। चलो, तो टिल्थ डायनेमिक इन नेचर, इट कैन बी मेजर्ड बाय, टिल्थ का क्वेश्चन आया है। हालांकि टिल्थ एक गतिक प्रक्रम है, इसे निम्नानुसार कैसे मापा जा सकता है। टिल्थ, जहां पर अब टिल्थ को समझना पड़ेगा, हाय राम सर कितना समझना पड़ेगा, हमारे नोट समेत कहीं दिया ही नहीं है। क्या करो बेटा, एग्रीकल्चर इज अ ब्रॉड सब्जेक्ट, है ना। टिल्थ क्या होता है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो बेटा, टिल्थ को टिल्थ ही बोलते हैं, हिंदी मीडियम वालों इसे हिंदी में बोलते हैं बेटा वपन योग्यता, वपन योग्यता। तो तुम बोलो तो इसका हिंदी भी पढ़ा दूं, लेकिन अपने को टिल्थ याद कर लो, क्योंकि देखो हिंदी में उसने क्या लिख के दिया है, टिल्थ ही लिख के दिया है ना। टिल्थ क्या है, आपको ऐसा ही समझा देता हूँ। हम खेत को तैयार करते हैं बुआई के लिए, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम एमबी चलाएंगे, हम कल्टीवेटर चलाएंगे, रोटावेटर चलाएंगे, फिर ये करेंगे, पाटा चलाएंगे। उसके बाद हम प्रॉपर सीड बेड तैयार कर देंगे, मतलब खेत फाइनल तैयार हो गया, मिट्टी भुरभुरी हो गई, बढ़िया सा साफ सुथरा खेत तैयार है, किसके लिए, बुआई के लिए। मैं समझना, साफ सुथरा खेत तैयार हो गया है, किसके लिए, बुआई के लिए। तो बुआई से ठीक पहले की जो कंडीशन होती है, या हम बोल सकते हैं बुआई के समय जो खेत की भौतिक स्थिति होती है, वही क्या है बेटा, टिल्थ। ये अगर इतना भी समझ लिया तो आपका काम हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ तैयारी कर रहे हैं पीईटी की, है ना, घर आपको बुला लिया है कि आ जाओ बेटा, गए, बोले कि यार मैंने, पिताजी ने बोला कि मैंने खेत को बेटा तैयार कर दिया है बढ़िया तरीके से, अब बस केवल बुआई होना बाकी है, तू जाके देखा। आप गए, जाने के बाद आप देखते कि खेत बिल्कुल प्रॉपर ऐसे बेड बने हुए हैं, है ना, प्रॉपर बेड बने हुए, मतलब सारे काम कंप्लीट है, कुछ भी नहीं करना है बुआई के सिवा, है ना। हो सकता है कि इस तरीके से खेत का काम हो तो रिज फरो बने हुए हैं, है ना, कूड़ और मेड़ बने हुए हैं। तो ये जो कंडीशन है ना, यही कंडीशन कहलाती है बेटा टिल्थ। अब ये रेडी है, किसके लिए रेडी है, बुआई के लिए, सोइंग के लिए। अब क्वेश्चन क्या था टिल्थ से, ये समझो, है ना। बोले कि ये कैसी कंडीशन है, हम देख तो रहे बेटा, ये भौतिक स्थिति है, प्रॉपर उसका रिज फरो सीड बेड बने हुए, है ना, उसका स्ट्रक्चर अच्छे है। तो ये कैसी कंडीशन है, भौतिक कंडीशन है। तो पहला ही क्वेश्चन क्या है बेटा, लिखा हुआ है क्या इसमें, नहीं। तो मैं इससे क्वेश्चन बता देता हूँ, ये समझ में आया अपने को, क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं वो समझो। सबसे पहला, इट इज
फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल। इट इज फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, इट इज डायनेमिक, मैं समझा दूंगा हिंदी में, मरो मत, इन नेचर। ये दूसरा क्वेश्चन है ना। पहला क्या है, इट इज फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल, इट इज डायनामिक इन नेचर। और तीसरा क्वेश्चन तो दिया है आपके सामने, क्या कि इसको मापा किससे जाता है, तो इसको मापा जाता है बेटा एग्रीगेट एनालिसिस से। फिजिकल कंडीशन क्यों है आपको मैंने समझा दिया। हाँ, एक क्वेश्चन और आता है, इट ऑब्टेन, ये इसको लिख लो, इट इज रिजल्ट सेकंड। ये रहे इसके क्वेश्चन, अच्छे से नोट करना, हिंदी माध्यम वालों समझा रहा हूँ, है ना। फिजिकल कंडीशन क्यों है, कि आप इसका देख पा रहे हो प्रॉपर शेप है ना। तो आप देख पा रहे हो कि फिजिकल कंडीशन है, स्ट्रक्चर इसका अच्छा हो चुका है, इसके अंदर जो रंध्र है, मतलब जो पोरोसिटी है वो अब प्रॉपर है। पहले पोरोसिटी कम थी, अब पोरोसिटी अच्छी है। पहले स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग था, अब स्ट्रक्चर उसका अलग है ना। तो ये क्या है, फिजिकल कंडीशन है, ये समझ में आ गया। दूसरा, इट इज डायनेमिक इन नेचर। डायनेमिक को हिंदी में बोलते हैं बेटा परिवर्तनशील। देखो गतिक बोला है ना, तो इसका एक्चुअल हिंदी होता है परिवर्तनशील। परिवर्तनशील मतलब कि ये जो दिख रहा है आपको, ये जो कंडीशन दिख रही है सॉइल की, ऐसी की ऐसी हमेशा नहीं रहने वाली। ये पहले कुछ और थी, अब कुछ और है। अगर इसको तुम 4 से 6 दिन के लिए छोड़ दोगे तो ये कुछ और हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। भाई आज अपने प्रॉपर सीड बेड बनाए, तुम 1.5 हफ्ते बाद जाओ तो ये जो रीच फरो बनाया ना बेटे, ये ऐसे हो जाएंगे। अरे हो जाएंगे, कैसे कैसे रहेगा रीच फरो, बिल्कुल ऐसा धीरे धीरे खेत में क्या आएंगे, चेंजेस आएंगे। तो इसीलिए क्या बोले इसको, डायनेमिक इन नेचर, यह परिवर्तनशील होती है प्रकृति में। प्रकृति में कैसी बेटा, परिवर्तनशील, मतलब कंटिन्यूअस में क्या आते रहते हैं, चेंजेस। और अगला है, इट इज रिजल्ट ऑफ सेकेंडरी टिलेज। क्वेश्चन आता है कि जो टिल्थ है वो हमें कब प्राप्त होती है, तो टिल्थ हमें प्राप्त होती है द्वितीयक भू परिष्करण के पश्चात। क्योंकि प्राथमिक का मतलब तो सर आपने अभी जस्ट बताया कि एमबी प्लाऊ चलाया मतलब वहां पर प्राथमिक खत्म हो गया। उसके बाद से हम खेत को तैयार करते, ढेले तोड़ते हैं, उसके बाद में हम क्या करते हैं, पाटा चलाते, रोटावेटर चलाते, ये सब काय में आएगा, ये सारा का सारा आता है द्वितीयक में। तो जब तक द्वितीयक नहीं करेंगे तब तक क्या खेत हमारा तैयार होगा बुआई के लिए, नहीं। तो टिल्थ किसके परिणाम स्वरूप प्राप्त होता है, टिल्थ हमें द्वितीयक भू परिष्करण के परिणाम स्वरूप प्राप्त होता है। इसलिए यहां पर लिखा है मैंने, इट इज रिजल्ट ऑफ सेकेंडरी टिलेज। इज इट क्लियर, क्या आपको ये समझ में आया बेटा। ये तीन जो लाइन है ये बहुत ज्यादा, ये उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है जितनी शादी के समय आपकी शकल। शादी के समय क्या देखा जाता है, शकल ही देखा जाता है ना, वही। 1 मिनट। चल, हाँ भैया, तो ये टिल्थ वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। किससे मापते, एग्रीगेट एनालिसिस से मापते। इससे क्वेश्चन आने की संभावना रहती बेटा, है ना। चलो बढ़ते हम आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोट प्राइमरी टिलेज प्रैक्टिस। कौन सी प्राइमरी नहीं है पूछा है ना। तो क्या प्लगिंग प्राइमरी है, हाँ है। प्लैंकिंग क्या प्राइमरी है, नहीं। प्लैंकिंग का मतलब होता है बेटा ढेले तोड़ना, ढेले तोड़ना। देखो हिंदी मीडियम वालों क्या लिखा हुआ है, प्लैंकिंग। अब मैंने तो पेपर बनाया नहीं, है ना। प्लैंकिंग को बोलते हैं ढेले तोड़ना। और ये आती है द्वितीयक में, मतलब सेकेंडरी में, है ना। तो नोट पूछा है तो उसका उत्तर तो ये हो जाना चाहिए। हेरोइन कर ये भी द्वितीयक में आता है। वीडिंग ये भी द्वितीयक में आता है। ये तो प्राइमरी में भी लिख सकते हैं द्वितीयक में, लेकिन जिस हिसाब से उसने वर्ड लिखा है, वीड कंट्रोल लिखता तो थोड़ा अपन प्राइमरी में जा सकते हैं, लेकिन वीडिंग लिखा है तो इसको हम बोलेंगे द्वितीयक में ही आएगा। ये भी द्वितीयक का, ये भी द्वितीयक का, ये भी। तो यहाँ पर इसने वर्ड हटा के इसको करना चाहिए सेकेंडरी। क्वेश्चन का फॉर्मेशन गलत है, या तो उसने गलत दिया, जो भी है,
लेकिन यहाँ पर जो वर्ड आना चाहिए बेटा, आना चाहिए सेकेंडरी। अब क्वेश्चन सही हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशन, तो उत्तर क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि प्लगिंग क्या है बेटा, प्राइमरी है। समझ में आपने, क्वेश्चन थोड़ा सुधार लेना, इस प्राथमिक को काटना, यहाँ पर कर लेना सेकेंडरी या द्वितीय। चले आगे, चलो बढ़ते आगे। सब सॉइलिंग इज, कितना टाइम हो गया रे, ओ तेरी 55 मिनट। सब सॉइलिंग क्या कहलाती है, ये पूरा चैप्टर ही समझाने वाला है यार। बेटा देखो, ये हो गई मृदा सतह, इस मृदा सतह के नीचे की जो मृदा होती है उसे हम बोलते हैं अधो मृदा, अधो मृदा, या इसे हम कहते हैं सब सरफेस। क्या कहते हैं, सब सरफेस। मृदा के नीचे की मृदा क्या हो गई, सब सरफेस, और इसको क्या बोलेंगे हम, सरफेस। ठीक है, अच्छे समझाने के लिए मैं बना देता हूं कि ये ऊपर की जो मिट्टी है, ये हो गई है सरफेस सॉइल, और ये नीचे की जो मिट्टी है, ये हो गई है सब सरफेस सॉइल, है ना। अब ध्यान से समझना बच्चों, मिटाना पड़ेगा इसको, ये ऊपर की मिट्टी है, मृदा है ना। देखो, कोई ट्रैक्टर है मान लो, है ना, ये ट्रैक्टर है। सर ये तो जीप जैसा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम तो ट्रैक्टर मान लो। ये लगा हुआ है पीछे इसके हल, है ना। जब ट्रैक्टर चलता है तो ट्रैक्टर का वजन किस पे आएगा, मिट्टी के ऊपर आएगा। मिट्टी हो जाती है कठोर, मिट्टी कैसे हो जाती है, कठोर। जब कोई भी हेवी मशीनरी, कोई भी मशीन ट्रैक्टर ये चलेगा तो मिट्टी कैसी हो जाती है बेटा, कठोर हो जाती है। तो इसका जो वजन होता है, इसके कारण मिट्टी हो गई कठोर। तो सर बोले क्या दिक्कत है, ये पीछे प्लाऊ लगा तो है, ये प्लाऊ उसको लूज भी तो कर देगा, उसको ढीला भी कर देगा, बात आपकी सही है। लेकिन जो प्लाऊ है वो केवल इसी गहराई तक जा पाएगा, इसके नीचे की जो मिट्टी है वो तो अभी भी कठोर ही रहेगी ना। तो हम देखते हैं कि अगर हम लगातार वहां पर मशीनें चलाते रहेंगे तो मिट्टी के नीचे की जो मिट्टी है वो हो जाएगी कठोर, जिसके कारण जो बरसात का पानी है वो नीचे नहीं जा पाएगा, और ये तो हो जाएगी समस्या। जब नीचे पानी जाएगा नहीं तो नीचे से ऊपर आएगा नहीं, तो दिक्कत है कि नहीं है, हमारी जो क्रॉप है, ये जो फसल है, इस फसल की जो जड़ें हैं वो ज्यादा गहराई तक नहीं जा पाएगी, क्यों, क्योंकि नीचे की मिट्टी कैसी हो गई है, कठोर हो गई है। क्या आपने को समझ में आया। तो हम क्या करते हैं कि 3 से 5 साल में एक बार, 3 से 5 साल में एक बार जो ये अधोमृदा है इसको तोड़ने के लिए सब सॉइलर का यूज करते हैं, सब सॉइलर, या हम बोल सकते हैं चीजेल प्लाऊ, चीजेल प्लाऊ। किसका यूज करते हैं हम, चिजेल प्लाऊ या सॉइलर का यूज करते हैं, ताकि ये नीचे की मिट्टी को तोड़ा जा सके। अब ये इतना हेवी इंप्लीमेंट होता है, कैसे होता है देखो, आपको बताओ, ये है बेटा चिजेल प्लाऊ, देख रहे हैं इसकी लंबाई, इसे सब सॉइलर भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, सब सॉइलर बोल सकते हैं। ये क्या करता है, मिट्टी के नीचे जाके उस मिट्टी को चीरने का काम करता है। पलट, क्या ये मिट्टी को पलटेगा, मुझे बताओ, ये मिट्टी को पलटेगा क्या, नहीं, ये मिट्टी को पलटने वाला नहीं है, ये सिर्फ मिट्टी को चीरने का काम करेगा, ताकि मिट्टी के अंदर पानी जा सके, है ना। अब देखो क्वेश्चन पढ़ते, सब सॉइलिंग, तो सब सॉइलिंग समझ में आया ना, मृदा के नीचे की जो अधो मृदा रहती है, सॉइल के नीचे की जो सब सॉइल रहती है, उसकी जुताई करना, ये क्या कहलाता है, सब सॉइलिंग कहलाता है। हिंदी मीडियम वालों देखो क्या लिखा है, सब सॉइलिंग लिखा है, अधो मृदा जुताई नहीं लिखा, क्या लिखा, सब सॉइलिंग। समझ में आया अपने को। तो क्या करता है ये, ब्रेकिंग ऑफ हार्ड पार्ट, कठिन हिस्सों को तोड़ता है। हाँ, ये जो हार्ड वाला पार्ट है इसको तोड़ने का काम करता है, बिल्कुल सही बात है। नो इन्वर्जन ऑफ सॉइल, मिट्टी को कोई पलटता नहीं है, क्या ये मिट्टी को पलटेगा, नहीं, ये तो केवल मिट्टी को चीरता है, पलटता नहीं है। सर बिल्कुल सही है ये भी, बोथ ऑफ दी अबाउ, हाँ, ये दोनों बात सही बोल रहा है, तो इसका सही उत्तर तो क्या हो गया, ये। अगला पॉइंट बोल रहा है कि इन्वर्ट द सॉइल, क्या ये मिट्टी को पलटता है, नहीं, ये मिट्टी को नहीं पलटता, तो इसका सही उत्तर क्या हो गया बेटा, सी हो गया। अरे बाप रे, चलो, बहुत टाइम लग रहा है बेटा, उम्मीद से ज्यादा, 1 घंटा हो गया। इसको 2 पार्ट में अपन डिवाइड कर लेते हैं, है ना,
एक एक घंटे के पहला ही थोड़ा सा लंबा बनेगा, दूसरे वाले में शॉर्ट में अपन निपटा देंगे, है ना। तो विच टिलेज इज ऑल्सो नोन एज स्टबल मल्च टिलेज, है ना। देखो क्या बोला है, स्टबल मल्च टिलेज, टाइप ऑफ कंजर्वेशन टिलेज। जीरो टिलेज नहीं, जीरो टिलेज और स्टबल मल्च ये दोनों टिलेज जो है, ये किसका पार्ट है, कंजर्वेशन टिलेज, अभी तुमको पढ़ा के ला रहा हूँ, है ना। और एक और होता है क्या, मिनिमम टिलेज, ये आगे देखो, तीनों के तीनों मिल गए। स्टेबल मल्च टिलेज किसके अंदर आता है, कंजर्वेशन टिलेज के अंदर। जीरो टिलेज भी किसके अंदर, कंजर्वेशन टिलेज के अंदर। ये भी किसके अंदर, कंजर्वेशन टिलेज के अंदर। तो क्या बोला, विच टिलेज आल्सो नोन एज स्टेबल मल्च, तो किसको बोल सकते हैं, कंजर्वेशन टिलेज को। मिनिमम को क्या बोल सकते हैं, कंजर्वेशन बोल सकते हैं। जीरो को क्या बोल सकते हैं, कंजर्वेशन टिलेज हम बोल सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा संरक्षण जुताई। समझ में आया आपने को। चलो एक मिनट रुकना। ठीक है बेटा, क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलो चलते हैं, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। A long mold board with gentle curvature used though soil full of grass is, क्या बोल रहा है रे, एक सौम्य वक्रता वाला लंबा मोल्ड बोल्ड जो घास से भरी कठोर मृदा में प्रयुक्त होता है वह है। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है बेटा। देखो फिर बोल रहा हूँ, औकात से काफी बाहर का क्वेश्चन है ना। तुमसे क्या, म, अगर नहीं पढ़ा हुआ रहे तो मेरे से भी नहीं बने, है ना। अब देखो, मैंने बताया ना उस टाइम पे एमबी के कई प्रकार होते हैं। जो पंखा होता है ना, एमबी प्लाऊ आपने देखा होगा, इस तरीके से ये इसके अंदर लगा रहता है, नीचे का जो पंखा वाला पार्ट है। तो इसके कई प्रकार होता है। अब देखो इसका एक कर्वेचर होगा, इसका ये दिख रहा है, ये कर्वेचर, ये जो कर्व दिख रहा है आपको, वक्रता, इसी के आधार पर कई प्रकार के जो है ये एमबी होते हैं, ये कर्व के आधार पर। देखो कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। जनरल पर्पस, स्टेबल टाइप, सोड और ब्रेकर टाइप, स्लेट टाइप। मैं बोल रहा हूँ अपने को याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आया बस केवल देख लो और आगे बढ़ जाओ। फिर भी अगर आपको याद करना हो तो क्या याद करेंगे, है ना, कि जनरल पर्पस वाला कौन सा होता है, जिसमें जो कर्वेचर होता है वो क्या होता है, मीडियम कर्वेचर, है ना। ये जो कर्वेचर है, मीडियम कर्वेचर, तो इसको हम बोल देंगे कौन से टाइप का, जनरल पर्पस, है ना। अगला है स्टेबल टाइप। स्टेबल टाइप में किस टाइप का कर्वेचर होता है, एब्रप्ट कर्वेचर। देखो यहाँ पर लिखा हो एब्रप्ट कर्वेचर, है ना। ये देखो थोड़ा सा अंतर है उस दोनों में, इसमें और उसमें थोड़ा सा अंतर है। फिर है सोड ब्रेकर टाइप, इसमें क्या आएगा, जेंटल कर्वेचर। अरे हाँ, ये तो अपने क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखो क्या बोल रहा है, जेंटल कर्वेचर, सोड और ब्रेकर टाइप, कहाँ गया, ये देखो ये दिया है ब्रेकर टाइप। तो उत्तर तो होगा ये, है ना, जेंटल सोड या ब्रेकर टाइप। और एक होता है ये देखो, स्लेट प्लेस्ड, जिसमें सी स्लेट लगी है, इसलिए लोड मत लो, है ना। स्लेट टाइप होता है। अब क्या है, क्वेश्चन आया था तो मेरा तो धर्म बनता है एक्सप्लेन करना, लेकिन ऐसे अधर्मी क्वेश्चनों का कुछ नहीं किया जा सकता, ये सबको परेशान करते हैं, है ना। अगर अच्छे पढ़ने वाले व्यक्ति को भी और एक नहीं पढ़ने वाले को तो क्या है, कोई परेशानी होती ही नहीं है। अगला है सॉइल पडलिंग इज क्लासिफाइड एज, है ना, जीरो टिलेज, सेकेंडरी टिलेज, प्राइमरी टिलेज, ब्लाइंड टिलेज। अगर अभी आप जो पढ़ के आ रहे हैं, मैंने टिलेज का क्लासिफिकेशन पढ़ाया, उस पर आपका बेहतर ढंग से ध्यान गया है, तो आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। पडलिंग, पडलिंग कब करेंगे भाई, देखो पहले तो खेत कठोर रहेगा, तो एमबी प्लाऊ से ला के पहले बड़े बड़े ढेले निकाल देंगे, तो ढेले निकल गए मतलब क्या हो गया, प्राइमरी टिलेज हो गया खत्म वहां पर। अब उसके अंदर हम खेत के अंदर भरेंगे पानी, और उसके बाद में उसके अंदर हम करेंगे पडलिंग की क्रिया। तो एमबी प्लाऊ करने के बाद ही होगा, तो प्राइमरी तो आने से रहा, क्या था बेटा, सेकेंडरी। क्यों, क्योंकि सिर्फ एमबी प्लाऊ वाला फर्स्ट ओपनिंग ऑफ सॉइल, फर्स्ट ओपनिंग ऑफ सॉइल
ये जब हम करते हैं बस वही प्राइमरी के अंदर आता है, बाकी के सारे कार्यक्रम बुआई तक के सेकेंडरी के अंदर आते हैं। तो जो हमारा पडलिंग है, जिसे हम लेहा लगाना, लेवा लगाना, ये सारा का सारा जो है किसके अंदर आता है, सेकेंडरी के अंदर, पडलिंग। चलो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडिजीनियस प्लाउ इज अ, क्या है भैया इंडिजीनियस प्लाउ, प्राइमरी है कि नहीं है? सर आ गया प्राइमरी टिलेज, आपने बोला था देसी हल लगा दूं क्या, नहीं, इसको लगा दिया तो वापस ड्रॉप लग जाएगा तेरा। उत्तर आएगा बेटा मल्टीपर्पज टूल। क्यों मल्टीपर्पज टूल आएगा, समझते हैं। क्योंकि जो देसी हल है उसके लिए ये जो टर्म यूज की जाती है, देशी हल को बहुउद्देशीय उपकरण या बहुउद्देशीय हल के नाम से भी जाना जाता है। और उसका कारण बताता हूँ, क्योंकि देखो ये है देसी हल। तुमने अगर जिंदगी में देसी हल नहीं देखा हो तो पहले वो बताओ। कौन सी चलेगी रे, चलो ये चलेगी। ऐसा ही आता है। ये सब देसी हल ऐसा ही दिखता है बेटा। इससे देसी हल से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। पूछता है कि देसी हल की आकृति कैसी होती है। किसकी, देशी हल की। तो हमें बताना है एल आकृति कैसी होती है, एल आकृति। दूसरा है कि ये किस आकृति का कुड़ काटता है, तो हमें बताना वी आकृति का, है ना। किस आकृति का कुड़ काटता है, वी आकृति का। इसकी आकृति कैसी होती है, एल आकार की है आकृति की, ठीक है। तो ये था देशी हल। अब ये क्या करता है बेटा, देखो यहाँ पर अगर हम एक छोटा सा पाइप होल कर दे और इसके अंदर ऐसा पाइप डाल दे और यहाँ पर इसके अंदर हम बीज डालें, तो बीज डायरेक्ट कहाँ गिरेंगे, फरों के अंदर, कुड़ के अंदर। कैसे बुआई हो सकती है। इसके अंदर हम इस तरीके से एक छोटी सी पास लगा दी, है ना, तो ये खरपतवार नियंत्रण भी करता है ना। तो इससे कई प्रकार के काम किए जा सकते हैं, इसीलिए इसे हम बहुउद्देशीय हल भी कहते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, बहुउद्देशीय उपकरणीय हल। देखो ये क्या हो रही है बेटा, ये हो रही है बुआई। क्या हो रही है, बुआई। देखो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, मैं बता देता हूँ। ये क्या हो रही है, बुआई। और बुआई की भी कौन सी विधि है, पारंपरिक, जैसे हम बोलते हैं ट्रेडिशनल मेथड। कौन सी मेथड है बेटा, ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में दो प्रकार की आती है, एक तो केरा और एक पोरा मेथड। पोरा मेथड और एक क्या हो गई, केरा मेथड। तो बुआई की दो मेथड आती है ट्रेडिशनल में, केरा मेथड है, पोरा मेथड। केरा मेथड क्या होता है, देखो ये क्या कर रहे हैं, उसके अंदर ही पाइप लगा हुआ है, उस पाइप में बीज डाल रहा है तो बीज अंदर जाके गिर रहा है ना। तो ये कौन सी मेथड से कर रहे हैं बेटा, ये पोरा मेथड का यूज कर रहे हैं। केरा मेथड में क्या होगा कि सब पाइप नहीं, आगे हल चलता हुआ जाएगा, हम अपने हाथों से उसके अंदर ऐसे बीज डालते हुए जाएंगे। तो ये दो प्रकार की मेथड होती है, केरा और इसको बोलते हैं पोरा। सर याद कैसे रखेंगे, जब आप पोर में डालो, पोर आपने सुना ना, पोर, पोर का मतलब क्या होता है, छिद्र। पोर मतलब किसके पोर में, देखो ये पाइप के पोर में। जब आप ये पाइप के पोर में डाले क्या, बीज, तो इसे हम बोलते हैं पोरा मेथड ऑफ सोइंग, है ना। बस इतना याद रख लो, ट्रिक समझ लो, समझ लो। चलो अगला क्वेश्चन है, ब्लाइंड टिलेज रेफर टू कैंसल्ड। इसका क्या मतलब हुआ बेटा, ये पीएटी में क्वेश्चन आया था लेकिन ये कैंसिल हो गया था। कारण क्या था समझ लेंगे, क्या कारण था भाई कैंसिल होने का। ब्लाइंड टिलेज किसे कहते हैं, है ना। ग्रीष्मकालीन जुताई को बोलते हैं, नहीं फाकट की बात है। होइंग इन स्टैंडिंग क्रॉप, हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन इतनी सही बात भी नहीं है। होइंग बिफोर जर्मिनेशन, ये बहुत सही बात है। स्टैंडिंग क्रॉप तो नहीं आएगा बेटा, है ना। इसका सही उत्तर क्या है, होइंग बिफोर जर्मिनेशन और प्राइमरी टिलेज। तो पहली बात तो प्राइमरी टिलेज में आता नहीं, सेकेंडरी टिलेज में आता है।
ब्लाइंड टिलेज किसे कहते हैं? देखो, बुआई हो गई है, ये सरफेस है, ये काले कलर के सीड है ना, बुआई हो गई है, अंदर बीज है। बीज क्या कर रहा है? निकलने की कोशिश करेगा, एक नीचे जाएगा एक ऊपर आएगा, इसका एक सिरा है ना। नहीं समझ में आ रहा है? थोड़ा बड़ा कर दे, ये लो। अरे हो जा भाई, वो बड़ा है, वो उतना उतना ही बड़ा है ना। बीज क्या कर रहा है? निकलने की कोशिश कर रहा है। कहाँ निकलने की कोशिश कर रहा है? जमीन के बाहर। लेकिन आपने क्या करी? सिंचाई करी थी, सिंचाई करने के कारण क्या हो गया? ऊपर एक पपड़ी बन गई। क्या बन गई? पपड़ी बन गई। तो हम क्या करेंगे? उस पपड़ी को तोड़ेंगे। हेलो, तोड़ेंगे कि तोड़ेंगे? बिल्कुल तोड़ते हैं। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं बेटा पपड़ी तोड़ना, है ना। और क्या होता है कि कभी कभी यहाँ पर क्या निकल जाते हैं? खरपतवार। सीड निकले ही नहीं, और सीड के साथ क्या निकल गया बेटा? वीड भी निकल गए, मतलब जिन्हें हम बोलते हैं खरपतवार। कुछ कुछ क्या भी निकल गए, आपकी क्रॉप भी निकली हुई है। समझने में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है, लेकिन समझना पड़ेगा। वीड भी आ गए हैं, और साथ में क्या आ गए हैं? जो सीडलिंग्स है वो भी बाहर निकल आए। तो आप क्या करते हैं? ये वीड वीड को कंट्रोल करेंगे नहीं करेंगे? एक दराती लेंगे और इन वीड को उखाड़ना चालू करते हैं। हम बोल सकते हैं कि हम पपड़ी तोड़ रहे हैं या वीड को उखाड़ना चालू करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि वीड और छोटे से जो सीड प्लांट होता है, जिसे हम सीडलिंग कहते हैं, उसमें हम अंतर नहीं कर पाते। तो खरपतवारों के साथ किन्हें निपटा देते हैं? अरे जो सीडलिंग है, छोटे छोटे, उनके जो जर्मिनेशन है हुआ है, उनको भी निपटा देते। तो हम क्या अंधे होके काम करते हैं? हमको कुछ दिखाई नहीं पड़ता, हमें संपट नहीं पड़ती। इसीलिए उसे हम क्या बोलते हैं? ब्लाइंड टिलेज या ब्लाइंड होइंग बोलते हैं, है ना। तो ये कब होता है? ये जर्मिनेशन के ठीक पहले होता है। ये जर्मिनेशन हो ही रहा है और आप खरपतवार नियंत्रण कर रहे हो, है ना, कि एक अच्छा जर्मिनेशन हो, इसलिए ये सब काम कर रहे हो। तो इसे हम बोलते हैं होइंग बिफोर जर्मिनेशन। ठीक है, ठीक है, बड़े आगे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सी। समझ में आया? थोड़ा लंबा समय हो गया, इसलिए हो सकता है दिमाग काम ना करे तुम्हारा। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंप्लीमेंट इज यूज्ड फॉर माइक्रो लेवलिंग ऑफ द फील्ड? ये भी कैंसिल हो गया था। माइक्रो लेवलिंग, देखो बेटा, लेवलिंग क्या होता है? अगर खेत उबड़ खाबड़ है और इसको बराबर आप कर रहे हो, तो इसका मतलब होता है लेवलिंग। क्या बोलते हैं इसको? लेवलिंग बोलते हैं। लेकिन यहाँ लेवलिंग नहीं बोला, यहाँ पर माइक्रो लेवलिंग, मतलब कि छोट माइक्रो मतलब छोटे स्तर पर लेवलिंग का काम। तो देखो, छोटे स्तर पर लेवलिंग का काम कहने का मतलब ये है कि ये मिट्टी थे, इस पे ये बड़े बड़े ढेले हैं, है ना। मिट्टी तो बराबर है, लेकिन ये ढेलों के कारण क्या है कि थोड़ा उबड़ खाबड़ दिखाई दे रहा है। तो अगर इन ढेलों को तोड़ दिया जाए, तो खेत समतल नहीं दिखाई देगा क्या? बिल्कुल दिखाई देगा, है ना। तो हम यहाँ पर लेवलिंग कर रहे हैं कि ढेले तोड़ रहे हैं? हम तो यहाँ पर प्लैंकिंग कर रहे हैं, ढेले तोड़ रहे हैं, है ना। तो ढेले तोड़ने को बोला जाता है प्लैंकिंग। ये फ्लैंकर लिखा है, ये फ्लैंकर नहीं, ये प्लैंकर है, पी फॉर पी, है ना। और इसे फ्लैंकर नहीं, इसे हम प्लैंकर बोलेंगे। शायद इसीलिए क्वेश्चन कैंसिल हुआ है। गलती से उसने प्लैंकिंग को फ्लैंकिंग लिख दिया है, फ्लैंकर लिख दिया है। तो ये काम हम किससे करते हैं? प्लैंकर नाम का यंत्र आता है, शायद मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। देखो, ये तो हो गया बेटा रोलर। रोलर से क्या हम खेत को बराबर करते हैं कि नहीं करते? करते हैं, लेकिन एक बड़े स्तर पर करते हैं। माइक्रो लिखा हुआ है यहाँ पर, सूक्ष्म, है ना। कहाँ गया? हिंदी में क्या लिखा है? सियरा, सूक्ष्म, है ना। तो सूक्ष्म स्तर पर हम इस बड़े रोलर का उपयोग नहीं करते, तो रोलर तो उत्तर नहीं आएगा। रोलर तो नहीं आएगा, क्योंकि रोलर से करते जरूर है, लेकिन ये बड़े स्तर पे है ना। देखो, ये भी क्या कर रहा है? लेवलिंग कर रहा है। देखो, और ये रहा प्लेंकर। इसको हम जब चलाते हैं तो इसका उद्देश्य होता है ढीले तोड़ना। ये क्या बेटा? ये है प्लेंकर। प्लेंकर मतलब जो ढेले तोड़े, और इस क्रिया का नाम है प्लेंकिंग, जिसका मतलब होता है ढेले तोड़ना। क्या आपने समझ में आया? ये प्लेंकर है, ये रोलर है। रोलर मैक्रो लेवलिंग, आप इसे बोल सकते हैं, इसका यूज किया जाता है मैक्रो लेवलिंग में, और इसका यूज किया जाता है माइक्रो लेवलिंग में।
ठीक है, तो वो पूछ रहा था अपने से, कहाँ गया भाई क्वेश्चन, ये रहा, माइक्रो लेवलिंग, तो हम बताएंगे क्या बेटा, प्लेंकर, पर उसने फ्लैंकर दिया था इसीलिए शायद ये क्वेश्चन ऑब्जेक्शन लगा और कैंसिल हो गया। चलो, हाँ, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग प्लाउ इज आइडियल फॉर डीप प्लगिंग इन ग्रास फील्ड, है ना। पहला है रोटरी प्लाउ, डिस्क प्लाउ, चिजेल प्लाउ या रिच प्लाउ। मैंने अभी बताया कि अगर डीप प्लगिंग करना है, डीप प्लगिंग करना है तो हमें यूज करना पड़ेगा चिजेल प्लाउ का, जो कि 60 से 70 सेंटीमीटर नीचे तक जाके जुताई कर देता है। इसकी जो ब्लेड होती है, मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, ये रहा, ये जो होता है ना, ये 60 से 70 सेंटीमीटर नीचे जाके जुताई करता है, तो इसीलिए हम इसका किसका यूज करते हैं, चिजेल प्लाऊ का, है ना। तो कहाँ है चिजेल प्लाऊ, तो ये तो हो गया इसका सही उत्तर। रोटरी प्लाऊ क्या होता है, देखो ये जो है प्लाऊ, इसमें सब रोटेशन होते हैं, इन्हें रोटरी प्लाऊ भी बोलते हैं। कई टाइप के होते हैं बेटा, देखो एक प्लाऊ देखो, ये रहा, ये क्या करता है, इस तरीके से घूमता है, तो बहुत अंदर तो नहीं जाता ये रोटरी प्लाऊ, ऊपर ऊपर कार्यक्रम जमाता है, तो रोटरी प्लाऊ है ये है बेटा डिस्क प्लाऊ, ये गहराई तक जाता है लेकिन बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाएगा, है ना। और उसने एक स्पेशल वर्ड यहाँ पर दिया था, क्या, ग्रास फील्ड, और इसको आप ले जाके ग्रास फील्ड में नहीं ले जाते, है ना। डिस्क प्लाऊ का यूज आप ग्रास फील्ड में नहीं करेंगे। और क्या ऑप्शन दिया था वहां पर, रिज प्लाऊ, है ना। रिज प्लाऊ क्या होता है, ये देखो, ये रहा रिज प्लाऊ, रिज प्लाऊ मतलब कि जो रिज बनाने का काम करे, है ना। आसान सी चीज है, समझ में आ गई होगी, है ना। देखो ये रिज प्लाऊ ही है, रिज बनाने का काम कर रहा है, रिज एंड फरो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ होइंग, होइंग का एग्जाम्पल मैंने बोला था, जितने भी सब छोटे मोटे काम होते जो कि हाथ से चलाए जाने वाले यंत्रों से हम करते, उसे हम होइंग कहते हैं ना। तो इंटरकल्चर, इंटरकल्चर का मतलब होता है खड़ी फसल के बीच में अगर कोई तुम कल्चर ऑपरेशन करो, इंटरकल्चर, तो ये है क्या, बिल्कुल है। प्राइमरी टिलेज, ना भैया ना। लेआउट, ना भैया ना। सेकेंडरी टिलेज, सर सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट में हो जरूर आता है, सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट में हो जरूर आता है, लेकिन जो होइंग है ये आफ्टर कल्टीवेशन में आता है, मेरी बात समझना। होइंग किसमें आता है, आफ्टर कल्टीवेशन में आता है, और आफ्टर कल्टीवेशन कौन सा दिया है, इंटरकल्चर ऑपरेशन, जिसे हम बोलते हैं खरपतवार निकालना, मिट्टी चढ़ाना, मिट्टी चढ़ाना, खरपतवार निकालना, अंधी गुड़ाई करना, ये सब क्या है बेटा, इंटरकल्चर ऑपरेशन है। मेरी बात आपको समझ में आई। तो ये जो चैप्टर है, इतना टाइम अपने को किसी चैप्टर में नहीं लगा जितना इसमें लग जाएगा, 22 क्वेश्चन में पूछे, अभी 38 क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा, चलो, है ना। तो इंटरकल्चर ऑपरेशन, वो जो क्लासिफिकेशन पढ़ा है ना बेटा, उसको अच्छे से पढ़ना। विच वन ऑफ द टिलेज टूल, टिलेज का टूल है, एम्बी है, हाँ है। सिकेल टिलेज का टूल है लेकिन छोटा वाला। स्प्रेयर तो नहीं है। निरानी नहीं। सिकल दराती क्या है, टूल, टिलेज का टूल नहीं, ये तो वीडिंग टूल है, आप इसे वीड निकाल सकते हो लेकिन मिट्टी को नहीं खोद सकते, है ना। तो ये भी नहीं आएगा, ये स्प्रेयर भी नहीं आएगा, निरानी भी नहीं आएगा, निदाई निदाई गुड़ाई करने का काम में आता है निरानी, है ना। तो क्या आएगा बेटा, एमबी प्लाऊ। अच्छा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, आगे बढ़ते फटाफट। लैंड साइड इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ, अब लैंड साइड क्या होता है, मेरी बात समझना, ये देखो, ये रहा एमबी प्लाऊ, अब लाया तुम्हारे कोर्स के लायक एमबी प्लाऊ, है ना। तो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, इसे हम बोलते हैं लैंड साइड। क्या बोलते हैं इसे, लैंड साइड। और ये क्या करता है, हल को सपोर्ट देता है, हम बोल सकते हैं कि स्थिरता, स्थिरता प्रदान करता है ना। और ये भी तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है लो लैंड साइड, एक होता है मीडियम, और एक होता है हाई।
इनके आकार के आधार पर इन्हें बांटा गया। नोट्स में लिखा हुआ है 10 से 15 सेंटीमीटर साइज, 15 से 20 सेंटीमीटर साइज, और 20 से ज़्यादा सेंटीमीटर का इसका साइज होता है। ज़्यादा नहीं बात करेंगे, ये पूरा हल आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है समय को ध्यान में रखते हुए। बस यही बता दो, ये क्या है बेटा, ये एमबी है ना। ये व्हील है, और यही क्या करता है, डेप्थ को रेगुलेट करता है। ये कितनी डेप्थ के अंदर जाएगा ये कौन रेगुलेट करता है, ये व्हील। व्हील को अगर हम यहाँ पर जो नट लगा हुआ है इसको खुद निकालेंगे, इसको थोड़ा ऊपर करेंगे, नट को यहाँ डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा, गहराई कम या ज्यादा हो जाती है। समझ में आ रहा अपने को। तो ये था जो साइड वाला जो पार्ट दिख रहा है ना, इसे हम बोलते हैं लैंड साइड। ये क्या करता है, जब कुड़ कटा रहता है तो जो साइड वाला कुड़ है ना, उससे चिपक कर चलता है, तो दोनों कुड़ एक जैसे बनते हैं। अगर मान लो पहला तिरछा बन गया तो बाकी सभी वैसे तिरछे ही बनेंगे, है ना। चलो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस ऑफ सीड ड्रिल यूज्ड इन एग्रीकल्चर ऑपरेशंस, है ना। सोइंग ऑफ सीड, हार्वेस्टिंग ऑफ सीड, ड्राइंग ऑफ सीड्स। आसान सा क्वेश्चन है, सीड ड्रिल का यूज क्यों करते हैं, बीज की बुआई में करते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट कैन बी रिड्यूस्ड बाय विच टिलेज ऑपरेशन। अच्छा, मेरी बात समझो, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है। ग्रीन हाउस इफेक्ट किस टिलेज ऑपरेशन से कम होगा, तो पहले तो पता होना चाहिए ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। वातावरण में बेटा कुछ गैसेस होती है जो ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती है, जैसे कि CH4 हो गया, CO2 हो गया, CO हो गया, N2 हो गया, है ना। लेकिन हम बात करते तो मेनली कौन कौन से, CO2, CH4, है ना, ये आप समझ लो। तो ये गैसेस जब वातावरण में बढ़ती है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बढ़ता है ना। तो किससे कम होगा, शेलो टिलेज, उथली जुताई करने से, प्राथमिक जुताई करने से, द्वितीयक जुताई करने से, शून्य जुताई करने से। अब मेरी बात समझो, हम कोई सी भी जुताई करें, हम कोई सी भी जुताई करें, हम मशीनरी का यूज तो करेंगे करेंगे, बिल्कुल हम ट्रैक्टर का यूज करेंगे, हम और भी कई प्रकार की मशीनरी है जिसका यूज करते हैं। और जब वो ट्रैक्टर जब धुआं छोड़ता है, क्या छोड़ता है बेटा, धुआं, तो उसके धुएं में ये गैसेस होती है, ये वाली नहीं होती, मतलब CO2 होती है, CO होती है। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस जो मशीनरी होती है इनके धुएं में होती है, जिससे क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता है। ठीक है। तो अगर आप जीरो टिलेज करते, जीरो टिलेज का सीधा सीधे करने का मतलब है कि कोई भी टिलेज ऑपरेशन मत करो आप। ठीक है। चलो, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जीरो टिलेज। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ सिस्टम यूज्ड टू ऑपरेट हैंड ऑपरेटेड विनोइंग फैन। विनोइंग फैन पुराने जमाने में चलते थे, आज भी जमाने में भी आते हैं, है ना। विनोइंग फोन फैन किसे कहते हैं, ये दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं बेटा विनोइंग फैन। आप अच्छे से देख ले, अगर आप जानते हो तो आपके घर में भी इसका यूज किया जाता है, लेकिन कैसे किया जाता है, जो फर्राटा पंखा होता है ना, उस फर्राटे पंखे का यूज किया जाता है। 1 मिनट रुकिएगा, काफी समय हो गया है, थकावट सी नहीं लग रही है, आपको लग रही है क्या, मुझे तो नहीं लग रही है। हाँ, तो ये जो फैन है इसे हम बोलते हैं विनोइंग फैन। क्या होता है, जब दाने और भूसे का जो मिश्रण है एक साथ रहता है, तो इस फैन को हम ऐसा हाथ से घुमाते हैं, या हवा देता है एक सूप से, सूप मतलब सुपड़े से, इसके सामने हम अनाज को गिराते हैं। किसको गिराते हैं, जो दाना और भूसे का मिश्रण है उसको गिराते हैं, तो दाना दाना वहीं गिर जाता है, भूसा उड़ के दूर चले जाता है। हमारे गांव गांव में फर्राटा पंखा जो होता है स्टैंड वाला, आपने देखा होगा, ऐसा पंखा आता है ऐसे, इससे ये पूरा कार्यक्रम जमा लिया जाता है ना। तो देखो इसमें क्या है, हैंडल है कि नहीं है, पुली, पुली मतलब कि घिरनी, घिरनी है कि नहीं है, देखो ये रही घिरनी। ये अभी यहाँ पर तो चेन लगी हुई है, आप यहाँ पर बेल्ट भी लगा सकते हैं, रबर बेल्ट भी लगा सकते हैं, यहाँ पर चेन लगी हुई है, आप रबर बेल्ट भी लगा सकते हैं। तो इसके कौन कौन से कंपोनेंट है, गियर सिस्टम, गियर सिस्टम इसको बोलते हैं भैया, है ना। देखो एक पुली छोटी है, दूसरी पुली बड़ी है, ये बड़ी ये छोटी, यही तो गियर सिस्टम है ना। तो गियर सिस्टम होता है क्या, हाँ होता है। चेन स्प्रोकेट सिस्टम, स्प्रोकेट तो चेन है कि नहीं है, हाँ ये चेन स्प्रोकेट सिस्टम भी है। वी बेल्ट पुली सिस्टम, हाँ भैया ये भी होता है, सब होते हैं, है ना। जब क्वेश्चन में कई पल्ले नहीं पड़े ना बेटा, तो सब लगा दिया करो, तो ये रहा इसका सही उत्तर, है ना। बोले सर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, हाँ बच्चों, क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछे जाते हैं,
क्या करे, कितना टाइम हो रहा है भैया? 1 घंटा 24 मिनट, आहा, क्या बात है। सर आप बोले ऊपर क्यों देखते रहते हो, देख के पढ़ाते हो क्या? अरे नहीं भैया, ऊपर स्क्रीन लगी हुई, मैं कैसा दिख रहा हूँ बोर्ड पे, ठीक से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आवाज प्रॉपर आ रही कि नहीं है, वो सारे सिस्टम दिखाई देते हैं, ठीक है। चलो, व्हाट इज द एक्चुअल एरिया ऑफ 1 हेक्टेयर? ओहो, आसान सा क्वेश्चन बार बार आता रहता है। अरे नहीं, तेरे में 3 ही जीरो है, 4 जीरो वाला है ना। आसान सा क्वेश्चन है, बार बार नहीं बताया जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टिलेज? कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है टिलेज का? आहा, सॉइल को एरिएट करना ऑब्जेक्टिव है, बिल्कुल है। डिस्ट्रॉय हार्ड पेन, हाँ। टू कंट्रोल वीड, हाँ, ये भी है, ये भी है, ये भी है। टू डिक्रीज सॉइल टेम्परेचर, सॉइल टेम्परेचर डिक्रीज करना, ये कौन सी बात है? टेम्परेचर की तो हम कोई बात ही नहीं करते। तो भैया ये नहीं है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी फॉर डमरू। डमरू इसका राइट आंसर है। चलो, आसान सा क्वेश्चन है, हिंदी मीडियम वाला बुरा लगेगा। मृदा में वायु संचार बढ़ाना, हाँ। मृदा में कड़ी सतह को नष्ट करना, हाँ। खरपतवारों का नियंत्रण, हाँ। मृदा का तापमान घटाना, ना। है ना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेटा डामरू। चलो, विच प्राइमरी टिलेज ऑपरेशन इज परफॉर्म टू कट, ब्रेक एंड इन्वर्ट सॉइल पार्शियली और कंप्लीटली? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मृदा को आंशिक रूप से या पूरी तरह काटना, तोड़ना, और खास बात लिखिए भैया पलटना। देसी प्लाऊ में बेटा एक बात बताना मैं भूल गया था, उसको सुनो। देसी हल, याद रखना। अगर तुम लेक्चर को देखते हो इतनी दूर तक आए, तुमको कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए नहीं, वही ये बेनिफिट है। देसी हल मिट्टी को पलटता नहीं है, याद रखना। देसी हल कभी भी मिट्टी को पलटता नहीं है। तो बोले सर ये पलटना का काम कौन करता है? ये करता है बेटा एमबी प्लाऊ। कौन करता है? एमबी प्लाऊ। मिट्टी को पलटने का ठेका किसको दे रखा है? एमबी प्लाऊ को दे रखा है। चलो, क्या वीडिंग से मिट्टी पलटती ना? प्लगिंग से, हाँ। थ्रेसिंग, थ्रेसिंग से तो नहीं भैया। हेरोइंग, ना। है ना, तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? प्लगिंग। व्हाट इज द मिनिमम डायमीटर ऑफ सीड एंड फर्टिलाइजर ट्यूब इन डिस्क टाइप फरो ओपनर? अच्छा, ये बोल रहा है कि जो डिस्क टाइप फरो ओपनर होता है, अरे भैया ये कौन सी बला है? तुमने सीड देखी कि नहीं देखी? सीड अगर तुमने देखी हो, तो इसमें से पीछे पाइप लगे होते बेटा, देखो ये पाइप लगे होते हैं ना, ये पाइप, इसको ही हम बोलते हैं, इसमें से सीड और फर्टिलाइजर दोनों जाते हैं। इसमें सीड और फर्टिलाइजर दोनों जाते हैं। तो इसका साइज पूछा है कि इसके जो मुंह होता है, इसका मुंह का साइज क्या होता है? कहाँ गए रे? हाँ, ये जो पाइप होता है ना, पाइप का ये जो मुंह का साइज कितना होता है, जिसमें से सीड और फर्टिलाइजर आते हैं? तो ये होता है 25 mm। बोले सर आपको कैसे पता? तो मैंने रटा। बोले सर कहाँ से रटा? गूगल से। तुमको कहाँ से रटना है? मैं जो बता रहा हूँ वही, है ना। तो क्या है कि ऐसे क्वेश्चनों को कुछ नहीं कर सकते, है ना। मेरे को भी मालूम था, जब क्वेश्चन आया तभी मेरे को पता चला, है ना। तो हर चीज को हम याद नहीं कर सकते, ऐसे क्वेश्चनों को कुछ नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो डिस्क फरो अपना आप याद कर लो, अगली बार आया तो आप भी लगा देना। ये सीड ड्रिल है भैया, देखो 2 बॉक्स इसमें लगे हुए हैं, एक में से सीड आता है, दूसरे में से फर्टिलाइजर। इसका नाम है बेटा फर्टी सीड ड्रिल। फर्टी सीड ड्रिल, क्या मतलब है इसका? कि इसमें फर्टिलाइजर भी होता है, सीड भी होता है, इसलिए इसको फर्टी सीड ड्रिल बोलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, 38 क्वेश्चन है, फटाफट हो जाएगा, 10 मिनट में अपना कार्यक्रम निपटा देंगे, है ना। व्हाट इज द डिस्क एंगल ऑफ गुड प्लाउ? ओ डिस्क एंगल आया है, तो बेटा इसका उत्तर तो हो गया 42 से 45। बोले आपको कैसे पता? मेरे को याद है पहले से, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, पढ़ते हैं हम कंपटीशन में। बोले आपको कैसे याद हो? आपको भी याद ही करना है, 2 एंगल याद करना है बेटा, एक तो टिल्ट एंगल, एंगल सही लिखा रहा है, हाँ ठीक है। और एक होता है डिस्क एंगल, है ना। टिल्ट एंगल होता है बेटा 15 से 25 डिग्री,
कितने डिग्री, 15 से 25 डिग्री। और ये जो है डिस्क एंगल तो आपको दिया हुआ है ना, ये रहा आपका डिस्क एंगल। टिल्ट एंगल जरूर से याद कर लेना, है ना, ये दोनों एंगल याद कर लेना। आते हैं मतलब आते हैं, क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है घूमते घामते, है ना। चलो अगला क्वेश्चन है, विच प्लांटर हैज 6 सी टाइप ब्लेड्स इन इट्स फ्लैंज, क्या वो लिखा है, फ्लेंजेस। भैया बहुत बाहर का क्वेश्चन है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्या है कि आया है, और इसका उत्तर होता है बेटा जीरो टिल ड्रिल, है ना। तो क्या है कि क्या पूछना चाह रहा कोई मालूम नहीं, क्यों पूछना चाह रहा कोई मालूम नहीं। ऐसे क्वेश्चन का कुछ मत करो, पहली फुर्सत में इनको बत्ती दो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पे हम डिस्कस, मैं तुमको समझाने को समझा सकता हूँ, लेकिन वही बात है कि तुम्हारे कुछ काम का नहीं है इसमें से, जबरन में आपका टाइम वेस्ट होकर दिमाग पे लोड पड़ेगा, है ना। तो याद करो आगे बढ़ो, है ना। द थ्रेशिंग इफिशियंसी ऑफ थ्रेशर डिपेंड ऑफ, देखो ये भी नया क्वेश्चन, लेकिन इसको हल किया जा सकता है ना। हल किया जा सकता है, कैसे हल किया जा सकता, बोल रहा है कि जो मढ़ाई की मशीन होती है, जो थ्रेसर नहीं होती, थ्रेसर आपने देखा होगा, थ्रेसर की मढ़ाई की जो इफिशियंसी है, दक्षता है, किस पर निर्भर करती है, फीड दर, मतलब उसमें आप किस स्पीड से को जो कटी हुई फसल उसको डाल रहे हो, नमी की मात्रा, जो फसल है उसके अंदर नमी की मात्रा कितनी है, फसल का प्रकार, भाई वो फसल कौन सी है, क्या इस पर निर्भर करेगी, बिल्कुल। हम ज्यादा डालेंगे तो ज्यादा, कम डालेंगे तो कम, तो बिल्कुल इस पर निर्भर करती है। सिलेंडर की परिधीय गति, मतलब वो किस स्पीड से घूम रहा है, इस पर करेगी, बिल्कुल। सिलेंडर पेरिफेरल स्पीड, सिलेंडर की अवतल निकासी, मतलब भाई जो उसका निकासी का रास्ता है वो कितना है, क्या इस पर करेगी, बिल्कुल। तीनों पर करेगी, और हर कोई इस क्वेश्चन को सही करने की ताकत रखता है, अगर थोड़ा दिमाग उसका संतुलित है तो। देखो ये रही थ्रेसर, भाई हम फीड कराते, फीड मतलब खिलाते कहाँ से थ्रेसर को, यहाँ से, है ना। इसके अंदर मढ़ाई होती है, ठीक है, हालांकि ये थ्रेसर और विनोइंग दोनों काम करती है। देखो ये ये रही की स्पीड, जो कि फसल को सब मढ़ाई मढ़ाई करने का काम करता है। ये फैन भी लगा है, ये कनकेव व्हील है ना। तो ज्यादा अपने को दिमाग नहीं लगाना। हु इज नोन ऑफ फादर ऑफ टिलेज, जेथरो टूल, डबल से क्वेश्चन आया है भैया, है ना। चलो, विच कल्टीवेटर आर ऑपरेटेड बाय द ट्रैक्टर्स फिटेड विथ हाइड्रोलिक लिफ्ट, है ना। कौन सा कल्टीवेटर जो है वो जो लिफ्ट होती है, हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है, उससे ऑपरेट होता है। तो हमारे जितने कल्टीवेटर हम देखते हैं गांव में, वो सारे के सारे लिफ्ट से ही ऑपरेट होते हैं, है ना। तो जो माउंट होते हैं, माउंट का मतलब लगा होना, कहाँ लगा होना, माउंटेड कल्टीवेटर, जो कि लिफ्ट के ऊपर माउंट होते लगे होते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या आ गया बेटा, माउंटेड कल्टीवेटर। फिर बोल रहा हूँ कि तुम्हारे सिलेबस का क्वेश्चन नहीं है, बस वही है कि जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को वही को इंसान सही कर सकता है जिसकी इंग्लिश अच्छी है, कहने का मतलब अंग्रेजी माध्यम के छात्र, क्योंकि उनको पता है कि माउंटेड का मतलब क्या होता है, हमारे हिंदी माध्यम वालों को पता नहीं होता है। माउंटेड का मतलब होता है बेटा फिट होना या लगा होना, है ना। दूसरा है कल्टीवेटर विथ रिजिटाइन, कल्टीवेटर विथ स्प्रिंग टाइन, ट्रेल्ड, ट्रेल्ड का मतलब खींचने वाले कल्टीवेटर, तो बहुत टाइप के कल्टीवेटर होते हैं, तुम्हारी खुशी के लिए, मनोरंजन के लिए मैंने डायग्राम लगाए हैं, देखो, है ना। अभी ये क्या लिफ्ट से ऊपर नीचे उठेगा क्या, नहीं उठ सकता भैया, देखो यहाँ पर पीछे पहिए लगे हुए हैं, एक देखो ये स्प्रिंग वाले, ये देखो। अब इतने इतने बड़े जो कल्टीवेटर है उठने से तो रहे, ये देखो, है ना। तो कई प्रकार के कल्टीवेटर होते हैं, ज्यादा लोड नहीं लेना अपन ने। ये देखो इसमें भी पहिए लगे हुए हैं। ये देखो ट्रेलिंग टाइप है, ट्रैक्टर केवल उसको खींचने का काम कर रहा है, उठाने का नहीं। चलो अगला क्वेश्चन है, द टिलेज प्रैक्टिस इज डिजायरेबल इन द एरियाज ऑफ हैविंग हार्ड लेयर बिलो द प्लाउ डेप्थ इज, क्या बोला, द टिलेज प्रैक्टिस इज डिजायरेबल इन द एरियाज ऑफ हैविंग हार्ड लेयर बिलो द प्लाउ डेप्थ इज, हल्की गहराई नीचे कठोर परत क्षेत्रों में जुताई का अभ्यास वांछनीय है, क्या बोल रहा है रे। सब सोइलिंग, जीरो टिलेज, कंजर्वेशन टिलेज, मिनिमम टिलेज, क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है कहीं मालूम नहीं, समझ में क्या आ रहा है कहीं मालूम नहीं, लेकिन बात केवल इतनी समझ में आ रही है, देखो क्या कहाँ गए भैया, हार्ड लेयर बिलो द प्लाउ, हार्ड लेयर बिलो द प्लाउ, इसका मतलब समझो, ये है, ये ऊपर वाली मिट्टी जहां तक प्लाऊ जाता है, सॉइल जिसको मैंने बोल दिया, इसके नीचे की मिट्टी जहां पर प्लाऊ की औकात नहीं है कि चले जाए,
लेकिन जो मशीनरी है भाई, ये जो ट्रैक्टर है, इस ट्रैक्टर का वजन तो इस पर भी आ रहा है, इस पर भी आ रहा है। तो ये प्लाऊ बस यही गहराई तक जा रहा है। इस प्लाऊ के नीचे की जो मिट्टी है, बिलो द प्लाऊ, क्या बोला, बिलो द प्लाऊ, इसको तोड़ना क्या कहलाता, बस वो यही पूछ रहा है। तो इसे हम बोलते हैं सब सॉइलिंग, अधोमृदा। मतलब इस प्लाऊ के नीचे तोड़ना क्या कहलाता, वो नहीं, इसके नीचे की मिट्टी जो है, इस प्लाऊ की औकात जहां तक है जानने की, इसके नीचे की जो मिट्टी है, उस मिट्टी का नाम पूछ रहा है, और वो है सब सॉइलिंग। हेलो, जिसे हम बोलते हैं सब सॉइल। क्या समझ में आया? मिट्टी को क्या बोलेंगे, सब सॉइल, और इस क्रिया का नाम क्या है, सब सॉइलिंग। चलो बढ़े बेटा आगे। अच्छा क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था, आपको समझ में आना चाहिए। आखिरी क्वेश्चन है, यस आखिरी क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम मिक्सचर एंड ग्रेन एंड स्ट्रॉ इज नोन एज, ओ वाओ, अनाज भूसे के मिश्रण से अनाज को अलग करना क्या कहलाता है? सो नाइस क्वेश्चन। पहला है विनोइंग, हिंदी में बोला है सूप, सूप, ग्रेडिंग, सेपरेशन और क्लीनिंग। एक एक चीज को हम समझ लेते हैं, विनोइंग क्या कहलाता है। और पहले देखो, विनोइंग से समझने के पहले हम थ्रेसिंग को समझते हैं, है ना। अब थ्रेसिंग क्या कहलाता समझो। बेटा ये चना है, ये चने का जो आता है ना, चना इसके अंदर ही रहता है, तो चने की जो फली है, इसके अंदर कहीं बेचारा गरीब चना, ये इसके अंदर है ना, ये दाना है, ये उसका क्या है, छिलके से फली है, और ये पेड़ पे लगा हुआ है। पेड़ पे नहीं रे, चना पेड़ पे नहीं लगता, पौधे पे लगता है, छोटे से पे। ठीक है। तो थ्रेसिंग क्या कहलाता है, इस दाने और भूसे को अलग करना। मेरी बात समझना, थ्रेसिंग क्या कहलाता है, जिसे हम मढ़ाई बोलते हैं, है ना। मढ़ाई मतलब होता है दाने और भूसे को अलग करना। आपने क्या किया, उसको थ्रेशर मशीन के अंदर डाला, और यहाँ पर आपको एक प्रोडक्ट मिलता है, जहाँ पर दाना पड़ा हुआ है, ये आपका दाना है, और साथ में भूसा भी है ना। तो इसे हम क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग करना। विनोइंग क्या है, अब इस दाने और भूसे के मिश्रण से दाना अलग भूसा अलग, वही फर्राटे पंखे के सामने लेके खड़े हो जाओ, दाना वही गिर जाएगा, भूसा निकल लेगा हवा के प्रभाव से, उसे हम क्या बोलते हैं, विनोइंग। तो क्या है, सीड को सीड लोक से अलग करना, विनोइंग क्या है, दाने और भूसे को पूरी तरह से अलग करना, है ना। ग्रेडिंग क्या होता है, ग्रेडिंग फलों में अगर आपको समझाऊं तो, जैसे कि अलग अलग साइज के आते फल आते हैं, तो हमने बांट दिया कि बड़े साइज के फल को एक जगह, फिर उससे मीडियम साइज वाले एक, तो हम क्या कर रहे हैं, उनको साइज के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से क्या कर रहे हैं, अलग अलग ग्रेडिंग में बांट रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं ग्रेडिंग। सेपरेशन अलग होता है, लेकिन ये टर्म हम स्पेशल यूज नहीं करते, तो सबके लिए हम बोल सकते हैं सेपरेशन। लेकिन विनोइंग स्पेशल ये अनाज के लिए ही होता है। क्लीनिंग मतलब साफ सफाई करना, है ना। तो वही बोल रहा, देखो, अनाज और भूसे के मिश्रण से अनाज को अलग करना, मिश्रण से अनाज को अलग करना, दैट इज कॉल्ड विनोइंग। क्या आपको समझ में आया बेटा? बिल्कुल समझ में आया होगा। तो ये हमारा जो टिलेज का कार्यक्रम था, लगभग 1 घंटा 38 मिनट चला है, 38 क्वेश्चनों के लिए। और मैं ये आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। कठिन था, इसमें दो राय नहीं है। कुछ क्वेश्चन बहुत सरल भी आते हैं, कुछ क्वेश्चन कठिन आते हैं। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का पार्ट है, कठिन लगता है, हर किसी को लगता है। अगर इसको पढ़ने जाए तो कम से कम ये 10 से 15 दिन का चैप्टर है ना। लेकिन हमने काफी कवर करने की कोशिश करी, काफी फास्ट समझाया भी है, कुछ चीजें छोड़ी भी है, कुछ चीजें समझाई भी है। तो इसमें होता क्या है कि हमें कम समझ में आता है, क्योंकि समझाने की प्रक्रिया क्या होती है, स्टेप बाय स्टेप होती है ना। तो तुम्हें कम समझ में आया, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, ना ही मेरी गलती है, समय की विडंबना है। ठीक है। लेकिन जितना हो सकता था हमने कवर करने की कोशिश करी है। जहां जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने वो भी आपको बताए हैं। लेक्चर को अगर ऐसा रहे तो एक नहीं तो 2 बार देख लो, है ना। अपने को ज़्यादा समय तक तो याद रखना नहीं है, 10-15 दिन का कार्यक्रम और है, तब तक याद रह जाए तब तक ही बहुत है। तो आप इतने आखिरी तक जुड़े रहें, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपका सिलेक्शन हो। ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।